हेलो एंड नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह परमार और आप सभी का एक्सटेंशन एजुकेशन के एक नए चैप्टर में स्वागत है। कल हमने पढ़ा था एक शानदार टॉपिक एक्सटेंशन का, जो कि था एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन दो वर्ड थे और उन वर्ड्स को तोड़ के हमने बनाया था एक टॉपिक, जो कि था हमारा एजुकेशन। अब एजुकेशन की हमने बात की थी और एजुकेशन को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था, समझी थी सारी चीजें कि एजुकेशन क्या है, कितने टाइप का होता है, किस लैंग्वेज से ये टर्म आया है, अगर लैटिन का वर्ड है तो कौन सा ऐसा लैटिन का वर्ड है, अगर कोई संस्कृत का वर्ड है तो संस्कृत का कौन सा वर्ड है। तो वो सारी चीजें हमने कल क्लियर की थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हमने कल प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी और आज हम उसका रिकैप भी करेंगे। साथ ही साथ जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सटेंशन किस टर्म से ओरिजिन हुआ है, कौन सी लैंग्वेज है, स्कोप क्या है एक्सटेंशन का, ऑब्जेक्टिव क्या है, पैराडाइम क्या है, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी इस क्लास से। और जो भी एग्जाम आप इस क्लास को देख के करेंगे एक्सटेंशन का, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस क्लास से बाहर होगा। बहुत ही शानदार क्लास आपकी ये रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल का कुछ हम रिकेप ले लेते हैं एक बार। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था एजुकेशन। एजुकेशन आप सभी लोग बताएंगे साथ ही साथ कि एजुकेशन में मैंने क्या बताया था। कुछ टर्म आप भी रिवाइज करते चले मेरे साथ ही साथ। तो जैसे कि एजुकेशन की जब हमने यहाँ पे बात की थी तो क्या हम कर रहे थे, यहाँ पे डिजायरेबल चेंजेस की बात कर रहे थे। कैसे चेंजेस? जो डिजायरेबल हों और सोशली एक्सेप्टेड हों। ठीक है, सोशली एक्सेप्टेड हों, डिजायरेबल हों, समाज के अनुसार हों, तो वो कैसे चेंजेस, वो कहलाएगा एजुकेशन। एजुकेशन में हमने टाइप ऑफ एजुकेशन पढ़ा था। तो कितने टाइप की एजुकेशन हमारी थी? तो 3 तरीके की एजुकेशन हमने पढ़ी थी। एक हमारी फॉर्मल थी, दूसरी हमारी इनफॉर्मल थी और जो तीसरी थी ये कौन सी थी? नॉन फॉर्मल। ठीक है, अब इन तीनों के एग्जाम्पल एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, तो मैंने उनकी लिस्ट, चेकलिस्ट भी आपको प्रोवाइड की थी। और यहां से जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सबसे प्यारा एग्जाम्पल हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है, उसी को क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आज की। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, और जो नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी चीजें एक दूसरे को भिन्न बनाती हैं, वो पढ़ा था। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये कल की क्लास का रिकेप रहा। आई थिंक सभी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम, गुड इवनिंग सभी को। और आज का टॉपिक जो कि आपका है बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे आपको एक बार मैं रिकेप करवा देता हूं, फिर क्लास को अच्छे तरीके से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि विस्तार शिक्षा की मूल बातें। मूल बातें यानी कि इंट्रोडक्शन। अब जब भी कोई आपसे बात करता है तो क्या बातें करते हैं स्टार्टिंग में? किसी, मान चलो कोई आप ऐसे अनभिज्ञ या न जानने वाले पर्सन से मिल रहे हैं, तो स्टार्ट में क्या बातें करेंगे? आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, यही सारी चीजें। तो सेम चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि ये जो टर्म है ये कहाँ से आया है। ठीक है, अब एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो इसमें कवर करेंगे। ठीक है, किन किन साइंटिस्ट ने इसकी डिफिनेशन दी। फिर हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या है। भाई एक्सटेंशन जब स्टार्ट हो रहा है तो हिस्ट्री क्या है, क्यों हमको एक्सटेंशन पढ़ना है, हम जाने भाई पीछे कुछ ऐसा हुआ होगा जो कहीं ना कहीं ह्यूमन के लिए, एक फार्मर के लिए, एक किसान के लिए, एक साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हमें हिस्ट्री भी जाननी है। ठीक है, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और बैकग्राउंड क्या है इसके ये भी पढ़ेंगे। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ ली। अब हिस्ट्री, ठीक है, वो हमारे काम में जो चीजें अच्छी थी वो हमने एक्सेप्ट कर ली। अब आगे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यूज में हो सकती है, यानी कि स्कोप क्या है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्कोप पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। यहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये जो टॉपिक है ये रहने वाला है, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। और फिर वही हमारा एक नई चीज आपके लिए ऐड भी की गई है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आलोक, अलंकृति, श्रद्धा, गुंजन, सभी को गुड इवनिंग। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की और चैप्टर नंबर 2 है। और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है एक्सटेंशन एजुकेशन। वर्ड्स को एक बार रिवाइज करेंगे और रिवाइज करेंगे, तोड़ लेंगे वर्ड्स को। एक्सटेंशन, ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक्स है और प्लस आपका कौन सा है? टेंसियो है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, एक्स है और क्या है? टेंसियो है। मैंने बताई थी कुछ बारीकियां, आप इन दोनों चीजों को समझेंगे क्योंकि ये क्या है? लैटिन के वर्ड हैं। और लैटिन जो वर्ड है आपका कौन सा है? एक्सटेंसियो। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं, यहां से रहने वाले हैं, कल भी आपको बताया था। सीधे टॉपिक पे मूव करते हैं। टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, चूंकि हमें यहां से चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखनी भी है। क्या याद रखना है कि जो ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन हुआ है, यानी कि उत्पत्ति हुई है जब एक्सटेंशन टर्म की, तो कहां से हुई है? टर्म जो एक्सटेंशन है ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है? ठीक है, ओरिजिनेट कहां से हुआ है एक्सटेंशन? तो हुआ है इंग्लैंड में। कब हुआ है? इंग्लैंड में इन द ईयर ऑफ 1886। ठीक है, 1866 में इसका ओरिजिन हुआ है। कहां हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। पहली लाइन यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, दूसरा बनता है कि इन जो वर्ड है एक्सटेंशन ये इंट्रोड्यूस हुआ है तो इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड में कहां से हुआ है? मान चलो आप कोई सिंगल पर्सन है, कहीं अगर आपका जन्म हुआ है तो जन्म मान चलो इंडिया में हुआ है, इंडिया में किसी स्टेट में हुआ है, स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव में हुआ है। ठीक है, ये हायरार्की भी आप समझते चलो, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे लेवल्स तो वहां पे समझेंगे कि हायरार्की क्या है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो एक्सटेंशन टर्म ओरिजिनेट हुआ है इंग्लैंड से 1866 में, ये कहां हुआ है? इंट्रोड्यूस थ्रू ए सिस्टम। सिस्टम मतलब कि एक सिस्टम था, कैसा था? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फॉर्म में ये ओरिजिनेट हुआ है और जो फर्स्ट अडॉप्ट किया गया है बाय द कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब आप कहेंगे ठीक है, आपने दो यूनिवर्सिटी यहां पे बता दी, इन दो यूनिवर्सिटी में क्या है? ये टर्म अडॉप्ट किया गया, सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो अब अगर सर यहां से एमसीक्यू पूछ लें कि बताइए किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, अगर सिंगल में से आपको किसी में, आपको अगर कैम्ब्रिज मिलता है तो कैम्ब्रिज टिक कर देंगे। ऑक्सफोर्ड मिल रहा है लेकिन ऑक्सफोर्ड मिलने की संभावनाएं कम रहती हैं, कैम्ब्रिज आपको देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, कैम्ब्रिज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पता चल गया। ठीक है भाई, टर्म यहां से आया और इस यूनिवर्सिटी में आया इन द फॉर्म ऑफ किस? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फॉर्म में आया। फिर बात आती है कि एक्सटेंशन एजुकेशन। अभी हम सिर्फ एक वर्ड की बात कर रहे हैं, वो है आपका एक्सटेंशन। अब बात कर रहे हैं दोनों शब्दों की, कौन सा? एक्सटेंशन एजुकेशन। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये सबसे पहले जो टर्म कॉइन किया गया था, कब किया गया था? एक्सटेंशन एजुकेशन। दोनों को साथ में रख के कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को साथ में रख के कर रहे हैं, यानी कि आप भाई और बहन साथ साथ आ गए, अब आपकी ताकत मजबूत हो गया, यानी कि एक्सटेंशन और एजुकेशन भी साथ साथ जुड़ गया। तो इसका प्रयोग सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था ये टर्म, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया गया था। कब किया गया था? 1873 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां पे बनता है और विथ ईयर आपको पूछता है। मैं भी आपको अभी एमसीक्यू डिस्कस कराऊंगा तो यहां पे आपको देखने को भी मिलेगा, याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, अच्छा एम क्या था, उद्देश्य क्या था इस चीज का? एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन क्यों अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो सर हमको? क्योंकि एम था एक्सटेंड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल्स हैं उनके बीच हम एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर पा पाए और उनके बीच एक्सटेंड करें, प्रसार करें, बढ़ाएं उनके चीज। ठीक है, तो ये था। फिर आता है कि अब ठीक है, आपने एक्सटेंशन एजुकेशन हमको बता दिया, एक्सटेंशन बता दिया। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहां यूज हुआ था? भाई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी यूज हुआ होगा। तो एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन सबसे पहली बार यूज किया गया था, आपके साइंटिस्ट थे जेम्स स्टुअर्ट। ठीक है, जेम्स स्टुअर्ट क्या कर रहे थे? एक वुमेन एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब। ठीक है, समझो ध्यान से, एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? जेम्स स्टुअर्ट। वो गए ट्रिनिटी कॉलेज लिख लो यहां पे, ट्रिनिटी कॉलेज। अब ट्रिनिटी कॉलेज है, याद रखना यहां से क्वेश्चन बनता है तो इंपॉर्टेंट बनता है। ये क्या है? कैम्ब्रिज जो आपकी यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इसी का एक कॉलेज था। मान चलते आपकी कोई यूनिवर्सिटी है एक्स, उसके अंतर्गत कोई कॉलेज आता है। ठीक है, वाई। तो इसी प्रकार से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज आ रहा था, ट्रिनिटी कॉलेज। तो यहां गए कौन? जेम्स स्टुअर्ट साहब। और ये क्या कर रहे थे? वुमेन्स एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब नाम का ये उस पर मतलब चर्चा कर रहे थे। वहीं पे उन्होंने सबसे पहली बार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो शब्द था इसको यूज किया था, यहां पे यूज किया था, टर्म जो था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सबसे पहले कहां बिगिन हुआ, कहां स्टार्ट हुआ, तो आप बताएंगे कि यूएसए में। कब हुआ? तो 1908 में हुआ। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए, ट्रिनिटी कॉलेज समझ गए। यहां पे क्या था आपका? एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन था ये सबसे पहली बार टर्म यूज किया गया था। ठीक है, आई थिंक क्लियर। यस लिखते चलेंगे सभी लोग। फिर आता है कि यूएसए में उस समय जो रोजवेल्ट आप साहब थे, यानी कि प्रेसिडेंट थे वहां के रोजवेल्ट, इन्होंने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ कंट्री लाइफ कमीशन। ये भी यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि रोजवेल्ट साहब प्रेसिडेंट जो थे, इनके सहयोग से क्या बनाया गया था? कंट्री लाइफ
कमीशन जो था बनाया गया था, ठीक है, कंट्री लाइफ एसोसिएशन बनाया गया था। और जितने भी टर्म यहां से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने यहां पे आपको डिस्कस कर दिए, ठीक है। इनको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेंगे, अपने कॉपी में शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख भी लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन से। अब आता है फर्स्ट टाइम यूज कहां हुआ, ठीक है, यानी कि आपका ओरिजिन हो गया शब्द का। शब्द विभिन्न हमने पढ़े, एक्सटेंशन पढ़ा, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ा, उनका ओरिजिन हो चुका है। लेकिन सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया या कह सकते हैं यूज कब किया गया, तो वो हम पढ़ेंगे। तो टर्म एक्सटेंशन जो सबसे पहले बार यूज किया गया था, ये ब्रिटेन में किया गया था। कब किया गया था, तो इन द ईयर ऑफ 1840, ठीक है, 1840 में। किसके फॉर्म में, तो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फॉर्म में यूज किया गया। कभी कभी आप जो बुक पढ़ते हैं तो वहां पे एक्सटेंशन को क्या है, कम्युनिकेशन भी यूज कर लेते हैं। इसके लिए जो वर्ड है कम्युनिकेशन, ये भी यूज कर लेते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं एक्सटेंशन पे, तो आप कंफ्यूज ना हो। उसी प्रकार से जो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन है, इसको हम सिर्फ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन पढ़ेंगे। आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि किस फॉर्म में एक्सटेंशन को कम्युनिकेशन भी यूज करते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट हुए विलियम सेवल, कब, 1850 में। इन्होंने फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया था ये टर्म, ठीक है। ये टर्म सबसे पहले बार सजेस्ट किया था। और जेम्स स्टुअर्ट जो साहब थे, इन्होंने प्रैक्टिकली इसका यूज सबसे पहली बार किया था। इसीलिए इनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कह देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार रेटेड, ठीक है, लिख लेना। जेम्स स्टुअर्ट ने प्रैक्टिकली इसको यूज किया था, तभी इनको हम फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कह देते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। फिर आता है कि एक्सटेंशन सेंटर। अच्छा, ये चीज आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। क्या होता है, एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो वहां पे सिनोनिम्स का बहुत सारा यूज करता है। जैसे यहां पे एक आपको वर्ड देखने को मिल रहा है, एक्सटेंशन सेंटर। इसको पूछा गया था कि एक्सटेंशन मूवमेंट किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले बार स्टार्ट हुई। तो ये जो आपको एक्सटेंशन सेंटर देखने को मिल रहा है, इसी को हम एक्सटेंशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, लंदन यूनिवर्सिटी में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इसको सबसे पहली बार चलाया गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, एक्सटेंशन सेंटर अगर कहता है या एक्सटेंशन मूवमेंट कहता है तो कहां, कैम्ब्रिज, लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप लोग तीन चीजें जो यूनिवर्सिटी तीन है आपकी, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो बात हो गई अब विदेश की। इंडिया में कहां स्टार्ट हुआ अगर पूछ ले तब क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि एक्सटेंशन ये इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था बाय द FL ब्राइन के थ्रू। और कहां, किस यूनिवर्सिटी में, तो यहां पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब में इसको 1920 में स्टार्ट किया गया था। अच्छा, जब इंडिया में स्टार्ट किया गया था तो इसका जो मेन फोकस था, कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट थ्रू द एक्सटेंशन एजुकेशन। जो ग्रामीण हैं इनका विकास करना है हमको, कैसे, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फॉर्म में, एक्सटेंशन एजुकेशन के फॉर्म में। स्टार, ठीक है, बना देता हूं मैं, स्टार बना देता हूं। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वहां पे मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए मैं स्टार यहां पे बना देता हूं। आप लोग उन चीजों को नोट कर लेंगे। एक्सपेक्टेड जो मुझे लग रहा है या आपको लगे तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। एक तो विलियम सेवल, इनको याद रखना, ठीक है। और फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, आप इस चीज को भी याद रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इसको आप करके नोट कर लो, ठीक है। डबल स्टार करके इसको आप लोग नोट कर लो क्योंकि ये नई चीज है। और आई थिंक आप में से नहीं पता है कि एक्सटेंशन जो सेंटर है इसी को हम एक्सटेंशन मूवमेंट कहते हैं। और कैम्ब्रिज, साथ ही साथ लंदन और ऑक्सफोर्ड में की, इंडिया में पंजाब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया में जो फोकस था मेजर जो किस पे था कि एक्सटेंशन एजुकेशन के फॉर्म में जो फार्मर्स हैं, जो रूरल पीपल हैं, इनका डेवलपमेंट करना, इनका विकास करना, ठीक है। अच्छा, कुछ हिस्ट्री और है, जैसे कि बात करें तो बर्ड एक्सटेंशन जो फर्स्ट टाइम है यूज किया गया था 1840 में, ये भी पूछ देता है, ये लाइन बना देता है यहां से कि वर्ड एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम यूज इन 1844 इन द फॉर्म ऑफ डैश, डैश कर देगा, आपको वहां पे ऑप्शन दे देगा, उनको आपको टिक करना रहेगा। तो किस फॉर्म में किया गया था, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के फॉर्म में, इन टू प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी। कौन सी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, यहां हर बच्चे का जाने का मन करता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और कहां, अगर प्लेस की बात करें तो इंग्लैंड, ठीक है। यूके भी अगर मिल रहा है, ठीक है, तो उस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करेंगे। जो विलियम सेबल थे, इन्होंने फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट में मिलता है इनके कि 1850 में ब्रिटेन में क्या है, सजेशंस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये इनका एक रिपोर्ट थी, बेसिकली एक रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी, रिपोर्ट का नाम था सजेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी।
ये रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की थी, उसी में एक्सटेंशन वर्ड का जिक्र पहली बार किया था। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे, पीछे मैंने आपको जैसे कि बताया। लेकिन जेपी लिगेंस को हम क्या है, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं, और सीमेन नेप को, ये इंपॉर्टेंट है, सीमेन नेप है, इनको डेमोन्स्ट्रेशन का फादर कहते हैं, ठीक है, नोन एज द फादर ऑफ एक्सटेंशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन इनको जो सीमेन नेप है, ये डेमोन्स्ट्रेशन के फादर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पढ़ाऊंगा भी आपको कि ये क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, सारी चीजें क्लियर क्लियर कर लूंगा। अभी सिर्फ आप याद रखिए कि सीमेन नेप को फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। दो फिर आता है जो सीमेन नेप इन्वॉल्व द डेमोन्स्ट्रेशन, कब किया था, तो 1903 में किया था। इस चीज को आप याद रख सकते हैं, अभी के लिए, आगे आएगा तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो हाईलाइट कर दी। अच्छा, जो इंडिया में अगर हम लोग यहां पे बात करें तो ईएफएल जो ब्राइन थे, इन्होंने एक्सटेंशन वर्क स्टार्ट किया था पंजाब में। अगर बात करें हम इंडिया में, तो फर्स्ट टाइम जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री, अंडर ग्रेजुएट लेवल जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 1950 में, ठीक है, 1950 में हुआ था। कहां हुआ था ये पूछा जाता है, कहां हुआ था, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इंडिया में जो ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1950 में हुआ था। अच्छा, अगर बात करें फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट, तो अभी तक तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एग्जाम ऐसे दे रहे हैं जहां कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उस चीज को ध्यान रखेंगे कि पहला कोई माइंड मैप बना सकते हो कि बीएससी कहां से स्टार्ट हुई, तो कहां हुई, कलकत्ता में। एमएससी कहां स्टार्ट हुई, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम कहां स्टार्ट हुआ, 1955 में हुआ। कहां हुआ, तो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबोर में हुआ, ठीक है, साबोर में हुआ। ध्यान रखना, आरपीसीयू के साथ कंफ्यूज मत करना, आरपीसीयू है, राजेंद्र प्रसाद भी बिहार में है, और वो ऑप्शन आपको मिलता है तो फिर आप बिहार को भूल जाते हैं क्योंकि वो सुप्रीम है, ठीक है। तो याद रखना, ये आपका कहां हुआ था, 1955 में बिहार, ठीक है, जो बिहार में आपका एग्रीकल्चरल कॉलेज देखने को मिलता है, साबोर में है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का डिवीजन कहां बनाया गया, तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन डिवीजन प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आईआरआई है, ठीक है, दिल्ली, नई दिल्ली में जो है, यहां खोला गया था। कब खोला गया था, 1960 में खोला गया था, ठीक है। दिस वाज फिजिकली सपोर्टेड बाय द जो लार्ड फाउंडेशन है, इसने बहुत सारे प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया है, बहुत सारी इंडिया में जो चीजें हुई हैं उनमें सपोर्ट किया है लार्ड फाउंडेशन, ठीक है, यूएसए बेस्ड जो लार्ड फाउंडेशन है, एंड बाय द डॉक्टर जे पॉल लिगेंस, ठीक है, जे पॉल लिगेंस फादर, इसीलिए इंडिया में इनको हम कह देते हैं, क्योंकि जैसे कि पूसा को जो नाम पड़ा था, हेनरी फिलिप्स नाम साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पड़ा था। क्यों पड़ा था, क्योंकि उन्होंने क्या था, पूसा को विकसित होने में बहुत सारा फंड दिया था, बहुत सारा पैसा दिया था, ठीक है। तो क्या है, उनका जो योगदान था उसी के नाम पे पूसा नाम रख दिया, ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। तो जो पॉल लिगेंस साहब थे, इन्होंने क्या था, डिवीजन जो आईआरआई में बना, इसको बनाने में बहुत हेल्प की, तो इसीलिए इनको फादर भी इसी टर्म में भी, और इन्होंने प्रैक्टिकल भी यूज किया था तो इस फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर 1960 में, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन बन गया, ये आपका क्या है, डिवीजन स्टार्ट हो गया था 1960 में आईआरआई में, और इसी के एक साल बाद 1961 में फर्स्ट पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था आईआरआई में, एक्सटेंशन एजुकेशन, एंड इट इन द सेम ईयर डिवीजन ऑफ डेयरी एक्सटेंशन, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये आप लोग हाईलाइट कर लो, या इसको एक काम करो, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है यहां से आपसे बन जाए और आपसे पूछ ले कि बताओ भाई, डिवीजन ऑफ डेयरी एक्सटेंशन कहां बना। एक्सटेंशन तो आपने खूब पढ़ लिया, आउट ऑफ सिलेबस हो जाए कहीं पता ले, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आपको समझा दिया एक साल बाद ही, जैसे डिवीजन ऑफ एक्सटेंशन बना था आईआरआई में, उसके एक साल बाद 61 में क्या था, डिवीजन ऑफ डेयरी एक्सटेंशन बना दिया, आल्सो स्टार्टेड इन नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई में। ये चीज कंफ्यूज करेगी आपस में, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे समझ लें कि जो डिवीजन है, कौन सा डिवीजन है, डिवीजन ऑफ डेयरी एक्सटेंशन, क्या है, डिवीजन ऑफ डेयरी एक्सटेंशन, ये कहां हुआ, तो ये आपका हुआ डिवीजन ऑफ डेयरी एक्सटेंशन, तो ये हुआ है कहां, एनडीआरआई में, ठीक है, एनडीआरआई में। इसको आप कंफ्यूज मत करना आईआरआई के साथ। आईआरआई में क्या हुआ, 1960, ये कब हुआ है, ये हुआ है 1961 में, और वो हुआ है डिवीजन जो बना है 1960 में बना है, इससे एक साल पहले 1960 में बना है डिवीजन किसका, तो एक्सटेंशन का। कहां बना है, तो आईएआरआई आपका आईएआरआई, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये बना है। तो दोनों चीजें कंफ्यूज मत करना, एमसीक्यू में आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। चले आगे बढ़े, तो अब निकल के बात आती है, हमने समझ ली इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे टर्म ओरिजिनेट हुआ, अब निकल के आता है कि एक्सटेंशन है क्या।
तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला था कि एक वेबिस्टर नाम के साइंटिस्ट है, हिस्ट्री ऑन स्पॉट रिमेंबर करना है डिफिकल्ट। हाँ बिल्कुल, ऑन द स्पॉट तो नहीं आप कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको लास्ट में जब सेशन होगा तो कुछ ऐसा माइंड मैप क्रिएट कर दूंगा, कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा, और हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है, उस चीज को एक बार, तो फिर हो जाएगा हमारा हमें याद। तो एक्सटेंशन एक वेबिस्टर नाम के साइंटिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग है क्या बेसिकली, तो ये कहते हैं जो भी लोग यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए एक्सटेंशन बहुत अच्छा साधन है सीखने का, यानी कि आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, या कह सकते हैं एजुकेशन फॉर दोज हु कैन नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी इज नोन एज एक्सटेंशन। क्या है? प्रसार। क्या है? जो भी लोग यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए प्रसार है, उनके नॉलेज के लिए प्रसार है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। ये याद रखेंगे, किसने कहा है? ये वेबिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने कहा है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी हम कोई शब्द पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी की बात करें, सॉइल साइंस की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, या पोमोलॉजी की बात करें, डेफोलॉजी की बात करें, ओलरीकल्चर की बात करें, फ्लोरिकल्चर की बात करें, तो क्या है, हम पढ़ते हैं कि लैटिन है, ग्रीक है, बीड पढ़ रहे हैं तो एंग्लो सैक्सन है, बहुत सारे टर्म पढ़ते हैं। क्यों हमको जरूरत पड़ी यान? तो ये जो कॉन्सेप्ट पीछे आपको स्क्रीन पे लिखा दिख रहा है, इसको समझने का एक सबसे सिंपल जरिया है। जो लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज, इसमें क्या है, हमको चेंजेस ज्यादा देखने को नहीं मिलते। अब कहेंगे चेंजेस ज्यादा नहीं देखने को मिलते तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, मान चलो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 17वां जो है निकिल है 17वां, और उसको पीएच ब्राउन ने बताई थी एसेंशियलिटी उसकी, तभी वो ऐड किया गया। अगर पीएच ब्राउन का नाम, मान चलो वो तो फॉरेन के साइंटिस्ट है, अगर इंडिया में वही पैदा होते तो उनका नाम क्या लिख देते हैं? भूरालाल। अगर इंडिया में चलो भूरालाल कह देते, और स्टेट के अंदर चले जाओ, यूपी में चले आते भूरेलाल, राजस्थान चले आते तो थोड़ा और स्लैंग बदल जाता ना, वे ऑफ जो टॉकिंग है बदल जाता, और कुछ थोड़ा और उनका नाम बढ़ा देते, है ना, चीजें ऐड करते। तो हमको क्या होता है, कभी कभी ऐसी चीजें बनानी पड़ती हैं जो बिल्कुल चेंज ना हो, स्टैटिक हो, रिजिड हो, फिक्स हो, बिल्कुल चेंज ना हो। तो जो लैटिन लैंग्वेज है फिक्स है, इसमें चेंजेस हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलते। तो उसीलिए इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी टर्म के पीछे का मतलब किस लैंग्वेज का है, तो इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जो एक्सटेंशन है रामलाल, बिल्कुल हो सकता था, है ना, हो सकता था। तो उसी प्रकार से जो एक्सटेंशन है इसको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम दिए हैं। अब चलो ना, एक सभी स्टूडेंट से एक एक क्वेश्चन करेंगे कि जो भी स्टूडेंट जिस भी जगह से हैं अपने अकॉर्डिंग आप बताओ कि एक्सटेंशन को आप नाम क्या दे सकते हो, बताओ। एक्सटेंशन यानी कि प्रसार मतलब किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाना। बताओ अब एक्सटेंशन को आप नाम क्या दे सकते हो? तब तक मैं इस स्लाइड को आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां से क्वेश्चन आया है इसीलिए कर रहा हूं एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि जो बल्गराइजेशन जो वर्ड है इट इज द इक्वल टू, तो वहां पे ऑप्शन आपका दिया गया था, दैट्स वाई, हाँ चेंज नहीं होते हैं ये इनके टर्म, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं रोशनी जी। तो जो डच लोग हैं, या कह सकते हैं जो डच कंट्री हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन को किस नाम से यूज करते हैं? वर्ट लीचिंग के नाम से यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? लाइटनिंग द वे, ठीक है, लाइटनिंग द वे होता है। दूसरा निकल के आता है ब्रिटिश। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नोट कर लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने सोचा आपको प्रोवाइड कर दूं, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो एग्जामिनर है आप तो कुछ भी पूछ रहे हैं। तो जैसे कि बात करें ब्रिटिश और जर्मन की, तो इसको बेरतुंग के नाम से जानते हैं, इस वर्ड एक्सटेंशन को बेरतुंग के नाम से जानते हैं, और इसका मतलब होता है एक्सपर्ट एडवाइस। ये भले भी आप ना याद करें, लेकिन ये जो चीज है, दो चीजें याद रखें कि जो एक्सटेंशन है, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि जो एक्सटेंशन है दीज, ये इनका सिनोनिमस है, ठीक है। मान चलो आपको मम्मी आपके कोई कॉमन नेम से बुलाती होंगी, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, है ना, हो सकता है कुछ भी, लेकिन क्या है बाहर वाले आपको एक ऑफिशियल नेम से जानते हैं, तो उसी प्रकार से एक्सटेंशन के सरनेम कह सकते हो हैं। तो ब्रिटिश लोग क्या है, इसको बेटुंग के नाम से जानते हैं। जो जर्मन है ये इसको ऑफ कलांगरंग कहते हैं, ठीक है, क्या है? ऑफ कला रंग कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है लाइटमेंट, और या इसको फ्रिजहेंग कहते हैं, और इसका मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन। जो फोर्थ है ऑस्ट्रेलियन, क्या कहते हैं इसको? फोर्डरंग कहते हैं, फोर्डरंग कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और जो कोरियन है वो कोरियंस क्या कहते हैं? इसको कल्चरल गाइडेंस कहते हैं। यहाँ पे ये वाला पूछा गया था तो हाईलाइट कर दे रहा हूं आपके लिए, एग्जाम में आया है। जो वल्गराइजेशन, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है कि सिंप्लीफाइड एजुकेशन, सिंपल है, कठिन ज्यादा नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना किसी भी सिंपल चीज को बहुत ज्यादा कठिन कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कितनी भी कठिन चीज है उसको आसान कर देते हैं। तो जो वल्गराइजेशन है सिंप्लीफाइड नॉलेज, यहाँ से इसका वर्ड का निकल आता है। लास्ट हमारा टर्म था स्पेनिश। स्पेनिश को क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब होता है स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग। बेसिकली एक्सटेंशन में स्किल ट्रेनिंग ही ज्यादातर होती है, ठीक है। तो
ये इंपॉर्टेंट था, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो थे मैंने हाईलाइट भी कर दिए, देख लेना आप। एक तो इसको देख लेना, थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान तो सभी को रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। नहीं, बिहार से तो नहीं हूं। चलिए बात करते हैं आगे। तो एक्सटेंशन की कुछ बुक हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है वहां पे बुक्स भी पूछते हैं, ठीक है, बुक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बुक्स पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है इनमें से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। एक्सटेंशन साइंस जो बुक है ये लिखी गई है बाय द यन रोलिंग। यन रोलिंग का पूरा नाम है नेल्स रोलिंग, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरी जो बुक है वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये वन डैन वेन, जो आप प्रोनाउंसिएट कर सके, जैसा भी आपका लोकल हो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, विस्तार शिक्षा बोलते हैं, बिल्कुल, यूपी में तो विस्तार शिक्षा बोलते हैं, प्रचार बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है बान डेन बैन द्वारा लिखी गई है। हो सकता है कोई चाइनीज होते चुंग कर देते कुछ भी, चलो बढ़िया बात है, कोई अच्छा ही नाम लिखा है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बैन डेन बैन द्वारा लिखी गई है। और चैलेंजिंग द प्रोफेशनल्स, ये आर चैम्बर नाम के साइंटिस्ट है, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको आप लोग देख लेना, एक बार याद भी कर लेना। 3 ही बुक आपको प्रोवाइड की, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ होगा तो मैं आगे भी आपको फर्दर दे दूंगा चेकलिस्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अब पढ़ेंगे हम लोग जो हमारा एक्सटेंशन है इसकी एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। अदर जो साइंटिस्ट हैं जैसे ओपी ओडम साहब हैं, ईस्वरिंग हैं, तो उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पहले तो एक कॉमन डिफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि हमें भी याद करनी है। अब आप भी एक्सटेंशन पढ़ चुके हैं तो आप भी डिफिनेशन अपनी दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हम बात करें एक सिंपल डिफिनेशन जो हमारे दिमाग में हमेशा पड़ी रहे, उसको क्या कह सकते हैं, एक्सटेंशन इज द साइंस ऑफ डेवलपिंग पीपल्स कैपेसिटी फॉर सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन देयर क्वालिटी लाइफ, यानी कि विस्तार उनके जीवन की गुणवत्ता में स्थायी सुधार है। यहां पे देखो खेला होगा आपके साथ, खेला क्या होगा, स्थायी यानी कि परमानेंट। अगर यहां से मैं आपको स्टेटमेंट बना दूं, क्या एक्सटेंशन इज द साइंस ऑफ डेवलपिंग पीपल कैपेबिलिटी फॉर सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन देयर क्वालिटी, और यहां पे कर दूं अस्थाई, तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा ये। तो याद रखना, जो अस्थाई नहीं, कैसा है, स्थायी चेंजेस होते हैं, ठीक है, परमानेंट चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, विस्तार उनके जीवन की गुणवत्ता में स्थायी सुधार के लिए लोगों की क्षमता विकसित करने का विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान है। अच्छा, होता क्या है, चलो ठीक है, डिफिनेशन पढ़ ली, और थोड़ा इजी करो और सिंपल करो। एक फार्मर है, मान चलो ये कोई एक हमारा फार्मर है, ठीक है, बढ़िया सा फार्मर बनाते हैं एकदम, थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो प्रयास करेंगे कि फार्मर बहुत अच्छा बने, चलो कोई बात नहीं, हम पे ही तो दुनिया है, फार्मर्स पे ही तो दुनिया है। तो ये हो गए, और मान चलो इनको ड्रोन ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, ड्रोन, ये साइंटिस्ट हो गए, ये साइंटिस्ट साहब हो गए। किसान को तो थोड़ा बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, कैसे प्रयास करें, ड्राइंग तो इतना अच्छा नहीं है, चलो कोई नहीं, प्रयास करते हैं किसान थोड़े अच्छे बने हमारे, ठीक है। प्रयास बहुत अच्छा किया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, किसान है भाई, और ये किसान है, ये आपके साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, ड्रोन बनाया, ठीक है, इन्होंने ड्रोन बनाया और किसान तक पहुंचाना है। अब खुद तो जाएंगे नहीं ड्रोन देने, अब पहले ड्रोन भी देना है इनको, उसके बारे में समझाना भी है, उसको पहुंचना भी है, तो कैसे पहुंचेगा, ये क्या करेंगे, साइंटिस्ट इस चीज को बनाएंगे और किसान तक उसकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे, ठीक है। फार्मर क्या करेगा, इनसे सीखेगा कि चलाना कैसे है, इसका यूज कैसे एग्रीकल्चर में करना है, तो ये सारी चीजें सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा बना, चलो धन्यवाद, प्रयास किया है तो अच्छा बना है। तो बेसिकली हमारे समझाने का मतलब यही है, ब्रिंगिंग द गैप, जो गैप आ रहा है किसान के और साइंटिस्ट के बीच में, इसको दूर करने का जो साधन है वो हमारा है एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन के माध्यम से किसान और जो साइंटिस्ट है इनके बीच का कम्युनिकेशन, जो गैप है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे मान चलो आपको पैसे लेने हैं, पिताजी से पैसे लेने हैं, ठीक है, आप पिताजी से तो आप सीधे कह नहीं सकते कि हमको मनाली जाना है, हमें गोवा जाना है, पैसे दे दो, तो आप क्या कहेंगे, बीच में जो माध्यम अपनाएंगे वो आपकी मम्मा होंगी, मम्मा से बोलेंगे हमें ऐसा अपने दोस्तों के साथ जाना है, आप मुझे ना पैसे दिलवा दो, तो मिल जाएगा आपको पैसा, ठीक है, सीधे डायरेक्ट नहीं गए। उसी प्रकार से क्या होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर के अलावा भी कोई साइंटिस्ट बना सकते हैं, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट सीधे पहुंच जाएंगे, चलो किसान भाई ये बनाए, लो देखो इस्तेमाल करो, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। लेकिन अदर कोई बनाएगा तो उसको पहुंचाना किसान तक मुश्किल है, तो उसी में एक्सटेंशन हमारी हेल्प करता है, यानी कि किसी भी टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाना तो एक्सटेंशन के माध्यम से वो पहुंच सकता है। बिल्कुल क्लियर, एक्स लिख दें फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, ये समझ आ गया।
चलो यहां आती है डिफिनेशन। डिफिनेशन चूंकि इंपॉर्टेंट है, सीधे डिफिनेशन उठा के पूछ लेते हैं कि साइंटिस्ट ने दी, लेकिन आपको भी जानना चाहिए कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफिनेशन दी या इससे रिलेटेड है, इससे भी पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा मुंह बंद नहीं होगा किसान का, है ना। कभी भी किसी के प्रयास से किसान किसान को कहते हैं कि एक हमारे पास शब्द नहीं उस चीज को बयां करने के लिए। जो एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे हैं ना, अब कैसे आप सभी को समझाया जाए कि इतना इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर को मिला नहीं जितना मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई बात नहीं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस यही रहना चाहिए। चलो बात करेंगे कभी। तो पहले जो साइंटिस्ट निकल के आते हैं ये हमारे निकल के आते हैं पॉल लिगन साहब। 1971 में इन्होंने एक बहुत अच्छी डिफिनेशन दी, उसमें उन्होंने बताया एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन अप्लाइड सोशल साइंस। ठीक है, अप्लाइड का मतलब होता है कि अप्लाई को मतलब जैसे कि कोई आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कोई चीज, तो उसको अप्लाई भी कर पाए। ठीक है, एक्सटेंशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो अप्लाई भी करेंगे बिल्कुल। तो क्या है, अप्लाइड सोशल साइंस है, बट शब्द को तोड़ लो तो ज्यादा रहेगा आसान आपके लिए याद करना। क्या है, ये अप्लाइड सोशल साइंस है। कंसिस्टिंग किसका है, ऑफ रिलेवेंट कंटेंट। जो रिलेवेंट कंटेंट है डिराइव्ड फ्रॉम फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस। ठीक है, जो ये साइंस है यहां से आपका कंटेंट डिराइव होता है एंड इट्स ओन प्रोसेस synthesized into a body of knowledge, concept, principles and procedures oriented to provide non-credit out of the school education largely for adult। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो विस्तार शिक्षा है ये अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान है, जिसमें क्या है, सामाजिक विज्ञान और आपकी भौतिक विज्ञान हो सकता है, ज्ञान अवधारणाएं हो सकती हैं, सिद्धांत हो सकते हैं। ठीक है, इनसे क्या है, संश्लेषित करके हम ऐसा ज्ञान बना रहे हैं जो क्या है, सीधे किसानों की कह सकते हैं युवाओं की हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये डिफिनेशन पॉल लिगन्स के द्वारा दी गई। एक और साइंटिस्ट निकल के आए थे डी इनसीगमत 1961 में, इन्होंने भी एक डिफिनेशन दी, उसमें कहा एक्सटेंशन इज ए प्रोग्राम एंड प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग विलेज पीपल। बिल्कुल, अभी क्वेश्चन यहां से आएगा, ध्यान से पढ़ना सभी लोग, अगर कोई डाउट हो दोबारा पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मैंने इन्हीं में से कहीं ना कहीं बार उठा के आपको आगे जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे उसमें प्रोवाइड किए। तो ये कहते हैं डी इस्मर साहब, द एक्सटेंशन इज अ प्रोग्राम एंड प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग, किसका हेल्प कर रहे हैं, विलेज पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। हमें आपकी हेल्प करनी है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं यहां पढ़ा के, लेकिन आपको खुद की हेल्प करनी है एग्जामिनेशन के टाइम। मुझे ऐसा आपको पढ़ा के देना है कि आप क्या है, खुद से सोचें, खुद की थिंकिंग अच्छी करें, और कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो एग्जाम में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर लें। एक्सटेंशन वही बता रहा है कि विलेज को जो हेल्प किसकी करनी है, विलेज के पीपल्स की, टू हेल्प देमसेल्फ, हेल्प करें और वो खुद की हेल्प करें, इंक्रीज देयर प्रोडक्शन एंड राइज देयर जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं किसान का कैसा है, इतनी भयावह स्थिति है किसान की, छत चू रही है। अभी आज अगर आप लोग करंट से अपडेटेड रहते हैं तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज अपने खेत पे गए, उन्होंने बाकायदा ट्रैक्टर लिया और टमाटर की आगे बुआई होनी है। ठीक है, तो उसके लिए बेड तैयार कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं, क्या किसान को संभावित हैं कुछ उसकी हेल्प हो जाए, उसको ट्रैक्टर्स मिल जाए, उसको नई टेक्नोलॉजी मिल जाए, सीधे जितनी एक कह सकते हैं कि अगर भोजन ना मिले तो क्या एक दिन भी हम जिंदा रह सकते हैं। कोई भी चीज हो, सभी चीज जो रॉ प्रोडक्ट बनते हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर से ही बनते हैं। कुछ भी ऐसा है जो बिना एग्रीकल्चर के पॉसिबल है, लेकिन किसान के पास सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो क्या है, हमको ऐसा करना है, आप सभी को ऐसा करना है। आप सभी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी से विनती है, आग्रह है, किसान अगर कभी भी मिले आपको कहीं भी तो उसकी हेल्प करें। ठीक है, चलिए, तो इनके जो साहब डॉक्टर इनसिमर साहब थे 1961 में इन्होंने डिफिनेशन दी थी, और बहुत प्यारी डिफिनेशन इनकी मुझे तो लगी, आप भी अपने स्तर पे बता सकते हैं। फिर आते हैं ओपी धामा, इनकी बुक भी एग्रीकल्चर में आपने पढ़ी होगी आई थिंक। 1931 में उन्होंने एक डिफिनेशन दी जिसमें ये बताते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन डिफाइंड एज एन एजुकेशनल प्रोसेस टू प्रोवाइड नॉलेज। ठीक है, प्रोवाइड नॉलेज टू दी रूरल पीपल। ठीक है, रूरल पीपल की यहाँ पे बात की जा रही, रूरल पीपल अबाउट द इम्प्रूव प्रैक्टिस इन ए कन्विंसिंग मैनर एंड हेल्प देम टू टेक ए डिसीजन विदाउट देयर स्पेसिफिक लोकल कंडीशन। ठीक है, खुद को ज्ञान खुद को चीजें पता चल जाए ताकि खुद की वो हेल्प कर सके, दूसरे से कहे नहीं हमारी हेल्प कर दो, नहीं, हमने आपको ऐसा बना दिया कि आप खुद ही एग्जाम में क्वेश्चन हल कर ले रहे हैं और आप दोबारा कहीं कह भी नहीं रहे कि हमें नहीं हेल्प चाहिए। अगर कोई कह भी रहा हेल्प कर दे, नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है। ठीक है, सेम वही बात यहाँ पे कही गई है। विस्तार शिक्षा को एक शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है ताकि ग्रामीण लोगों को बेहतर प्रथाओं के बारे में एक ठोस तरीके से ज्ञान प्रदान किया जा सके और उन्हें अपनी विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों के भीतर निर्णय लेने में मदद करे।
देखो एक किसान क्या है, मान चलो अभी बारिश बहुत ज्यादा, जब आप देखते भी हैं ऐसा, जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है तो क्या हो, तो बारिश आ जाती है, कहीं आंधी आ जाती है, कहीं तूफान आ जाती है, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है कहीं ना कहीं वैसे ही कम हो रहा है और कम हो जाता है। तो उस समय वो फैसला ले सके कि मुझको कोई गलत कदम उठाना नहीं है। आप भी सुनते हैं, अब तो काफी सारी चीजें बेहतर हुई हैं। पहले आप सुनते थे कि किसी किसान ने फंदा लगा लिया, कोई किसान ऋण के कारण ऐसा काम कर लिया, गलत काम, बर्ड भी हमको नहीं यूज करने चाहिए, ऐसे ऐसे कदम उठाने पड़ते थे। लेकिन जो हमारा एक्सटेंशन सब्जेक्ट है उसके थ्रू हमें उनको ऐसा बना देना है कि कितने भी भयावह स्थिति आ जाए किसान कोई गलत कदम ना उठाए, ये एक्सटेंशन एजुकेशन हमको कहता है। ठीक है, चलो ये डिफिनेशन आप लोग याद कर लेना, ये आपको बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी। तो एक्सटेंशन, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफिनेशन की बात की, यहां से क्वेश्चन आया था कि जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो एक्सटेंशन जैसा कि आप समझ चुके हैं, एक्सटेंशन इज अ साइंस ऑफ डेवलपिंग पीपल कैपेबिलिटी फॉर सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह सकते हैं। कि मान चलो अभी आपके पास क्या है, एक स्कूटर है, आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका प्रोडक्शन हुआ, आपने एक ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है, आपके घर में लाइट आ गई और आपने मेहनत की और आपने एक 4 पहिया गाड़ी खरीद ली, ठीक है, एक आपके घर में मेड लग गई खाने के लिए, खाना बनवाने के लिए, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कि हर एक स्तर पे धीरे धीरे आपका क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे आप फ्लैट खरीद लिए, आप सीधे ठीक है, आप फिर एरोप्लेन से यात्रा करने लगे। पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता, संभाविक है। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन ये आता है, इस स्लाइड में बेसिकली क्या आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रहेगा कि केल्सी और हार्ने नाम के साइंटिस्ट थे 1949 में। इन्होंने ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल और एंड टुवर्ड्स विच इफर्ट आर डायरेक्टेड, मतलब कि उद्देश्य में लक्ष्य अंत हैं जिनकी ओर प्रयास निर्देशित किए जा सकते हैं। केल्सी और आपके हार्ने ने यह कहा था। क्वेश्चन यहां से नहीं, क्वेश्चन यहां से आया, लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये थॉमसन 1943 में बताते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हैं, लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं कितने हैं, तो 3 है। एक तो आपका होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है जनरल, तीसरा होता है वर्किंग। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, ब्रॉड सोशल गोल होते हैं, सोसाइटल गोल होते हैं बेसिकली, सोसाइटल, ठीक है, सोसाइटल गोल होते हैं। क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपकी गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए आपको। जनरल में क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक सोशल एम हो सकते हैं, ठीक है, बेटर होम हो, मोर प्रोडक्शन हो, किसान के केस में अच्छा प्रोडक्शन मिले, आपके केस में अच्छा घर रहने के लिए हो, ठीक है। और वर्किंग की अगर हम बात करें, वर्किंग ऑब्जेक्टिव में एक्शन लेवल गोल्स सिम्स बाय द बोथ वर्कर्स एंड पीपल, ठीक है। तो यहां से आप याद रखना कि लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर पूछे कितने टाइप के होते हैं, 3 होते हैं। कौन, फंडामेंटल, जनरल, वर्किंग, ठीक है। याद रखना किसने दिया था, तो थॉमसन ने 1943 में दिया था। केल्सी और हार्ने ने 1949 में ऑब्जेक्टिव की ये डिफिनेशन बताई थी। ये यहां से आया क्वेश्चन है, आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर आता है पैराडाइम ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसको डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। पैराडाइम का मतलब बेसिकली यही है कि पहले क्या था, किसान कैसी खेती करता था, ट्रेडिशनल फार्मिंग करता था, ठीक है, जुताई किया, सीड बोया और प्रोडक्शन मिल गया। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पैराडाइम का मतलब ये भी एक ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, चीजें और बेहतर होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी जो है उसका ट्रांसफर हो रहा है, एडवाइजरी उसको वर्क मिल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है और फैसिलिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो बेसिकली यहां से क्वेश्चन ये बनता है, पैराडाइम ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सिंपल मतलब यही है, कोई टेक्नोलॉजी आई, किसान तक उसको पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया। दूसरा आता है एडवाइजरी वर्क। अगर वेदर खराब हो रहा है अगले सीजन में, तो उसको पहले सीजन में पता चल जाए कि चलो ठीक है, आगे मौसम बहुत खराब होगा तो हमको ये क्रॉप ग्रो नहीं करनी है, ठीक है। या किसान को पता चल जाए कि अगले 4 दिन में बारिश कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, आगे लू चलेगी या बारिश गिरेगी, तो एडवाइजरी वर्क भी होना चाहिए, उसको नई नई योजनाओं के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग्स उसको प्रोवाइड की जाए, उसको जो नॉलेज है उसको आधार मान के उसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो ये आपका रिसोर्स यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आ जाएगा। फैसिलिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सशक्तिकरण के लिए सुविधा, ठीक है, तो जो भी एम्पावरमेंट है, ठीक है, उसके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए, सारी चीजें। ये इसकी प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। तो आई थिंक ये आपको पीडीएफ तो मिल जाती होगी, जो चीजें मैं लिखता हूं वो भी आपको मिल जाता होगा,
ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चाहिए आपको तो आप बता सकते हैं। और जब क्लास ये पूरा हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा, शॉर्ट नोट, तो उसके थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अब बेसिकली पैराडाइम ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आपको हमने 4 चीजें बताई। पहला था आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बेसिकली क्या यहाँ से क्वेश्चन होता है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है इसमें कौन सा अप्रोच हम लोग अपनाते हैं, टॉप डाउन अप्रोच यहाँ से अपनाते हैं। टॉप डाउन अप्रोच ये कहता है फार्मर रिसीव करते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को। जैसे कि मान चलो टॉप डाउन जो अप्रोच है इसका सिंपल यही मतलब होता है कि ऊपर किसान है, सबसे ऊपर पे नीचे किसान, नीचे ऊपर, ऊपर कौन है, साइंटिस्ट है सबसे, मतलब हायरार्की में अगर देखें तो क्या है, साइंटिस्ट है, फिर फार्मर आता है। तो साइंटिस्ट क्या करेगा, कोई नॉलेज को बाईपास करेगा, कोई चीज की इंफॉर्मेशन होगी उसको बताएगा और किसान तक उसको पहुंचना है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच हो गया। ठीक है, समझ गए आई थिंक। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, फार्मर रिसीव करता है स्पेसिफिक नॉलेज या इंस्ट्रक्शन जो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यूज ड्यूरिंग कॉलोनियल टर्म्स एंड 1970s ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बिजली सिस्टम। जो टीवी सिस्टम था इसमें भी ये अप्रोच फॉलो किया गया था। अच्छा, दूसरा आता है एडवाइजरी वर्क। एडवाइजरी वर्क में प्रेषक प्लस भागीदारी सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो एडवाइजरी वर्क में है किसान भी क्या है अपने क्वेश्चन को आस्क करते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, फार्मर आस्क फॉर एडवाइस, कोई एडवाइस ले सकते हैं। एक्सपर्ट देन प्रोवाइड करेंगे उनको टेक्निकल सोल्यूशन। ठीक है, टेक्निकल सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करेंगे एक्सपर्ट साइंटिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो गवर्नमेंट संस्थान हो गए, ठीक है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, यहाँ देखने को मिल सकता है प्रोजेक्ट हो गए। ठीक है, ये प्रमोट करते हैं टेक्नोलॉजी को। तीसरा आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। तो टॉप डाउन, यहाँ पे भी टॉप डाउन टीचिंग बाय द एक्सटेंशन टू रूरल पीपल। जैसे कि आप देखते हो किसी, आप अगर यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे किसानों की संगोष्ठी होती है, किसान आते हैं वहाँ पे उनको बीजों के बारे में बताया जाता है, नई डिजीज जो लग रही है उनके प्लांट में उनको कैसे कम करें। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर को किसान अपना रहा है तो पंचगव्य क्या है, जीवामृत क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। टॉप डाउन टीचिंग यहाँ पे भी देखने को मिलती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ठीक है, लर्नर डिसाइड करते हैं हाउ टू यूज नॉलेज। अगर उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ आया अच्छे से तो उनको करना कैसे, ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे निर्णय भी लेते हैं, डिसाइड कर देंगे हमको ये बताया सही है कि नहीं है, करना है कि नहीं करना है, ऐसी सारी चीजें। ठीक है, फोर्थ निकल के आता है फैसिलिटेशन ऑफ एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे एजुकेशनल और पार्टिसिपेटरी दो चीजें देखने को मिलती हैं, यानी कि शैक्षिक और भागीदारी देखने को मिलती है। इंटरेक्टिव यहाँ पे लर्निंग होती है। फार्मर फील्ड स्कूल जो होता है, नहीं फार्मर भी जाता है और साइंटिस्ट भी जाता है, आराम से फील्ड पे जाके बातें करेंगे, पूरा ओपन एनवायरनमेंट रहेगा, सारी चीजें आप बताओ हम थोड़ा बताएंगे और आपस दूसरे में ठीक कम्युनिकेशन करेंगे ताकि और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, या किसी भी अगर समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसको कैसे बेहतर किया जा सके। ठीक है, तो समस्या को बेहतर नहीं करना है, समस्या को कम करना है। ठीक है, समस्या को कम करने के लिए क्या हम बेहतर प्रयास कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्टिव आपको लर्निंग देखने को मिलेगी। फार्मर्स लर्न फ्रॉम द ईच अदर एंड मेक देयर ओन डिसीजन। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, टॉप डाउन अप्रोच, इसको आप लोग देख लेना। चलिए, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन यहाँ से आया भी है, देखे भी गए क्वेश्चन। जैसे कि एक साइंटिस्ट थे हॉर्टन, ये आपको फोटो भी यहाँ पे दिख रही है, साइंटिस्ट इनके द्वारा, हॉर्टन साहब के द्वारा 4 प्रिंसिपल्स दिए गए थे। प्रिंसिपल तो अभी पढ़ाऊंगा आपको, प्रिंसिपल अलग हैं, लेकिन ग्रेट प्रिंसिपल जो आपके थे 4 दिए गए। क्या इन्होंने कहा कि द इंडिविजुअल इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। सुप्रीम का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा, सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। जो इंडिविजुअल है, कोई आप हो सकते हैं चाहे मैं हो सकता हूं, डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे तो सबसे सुप्रीम होगा। ठीक है, इंडिविजुअल। दूसरा क्या है, होम इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन। जो होम है ये फंडामेंटल यूनिट है, इंडिविजुअल है ये कैसा है, सुप्रीम है। ठीक है, फैमिली है, द फैमिली इज द फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप। ठीक है, जो फैमिली होती है फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप होता है ह्यूमन रेस का। और जो परमानेंट सिविलाइजेशन इज फंडेड ऑन द पार्टनरशिप ऑफ मैन एंड लैंड। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ऊपर नीचे घुमा फिरा के क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या है, इंडिविजुअल कैसा है तो सुप्रीम है डेमोक्रेसी में, फैमिली है तो ये क्या है आपकी कैसी है, फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप होता है। ठीक है, इसके अलावा होम की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन होता है। इनको आप देख लेना और ये भी समझ लेना किसके द्वारा दिया गया, क्या पता 9 आपको पूछ ले कि 4 ग्रेट प्रिंसिपल किसके द्वारा दिए गए, तो हॉर्टन साहब के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अच्छा स्कोप थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे लेकिन हमारे समझने के लिए थोड़ा हो जाए। एक्सटेंशन एजुकेशन हमको क्या करती है, एक वाइटल रोल प्ले करती है किसमें, इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी जब भी हम बात करते हैं तो पर यूनिट एरिया कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको डिफाइन करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन हमारा कितना हो रहा है। तो एक्सटेंशन के थ्रू हम क्या है पर यूनिट क्रॉप का प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन
अगर हमारा पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन, तो क्या है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्शन अपने आप से इंक्रीज हो जाएगा। इंप्रूव्ड वैरायटी है तो उनका नॉलेज होगा तो बिल्कुल किसान उगा सकता है उनको, ठीक है। वैरायटी डेवलपमेंट हो सकता है, प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उनको किसान अच्छे तरीके से कर सकता है, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हम बात करें एक्सटेंशन की, तो फैमिली की जो लिविंग है या कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है किसान का अच्छा हो सकता है, ठीक है, ये भी स्कोप है। ओवरऑल डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगी बाय द कम्युनिटी एंड इट्स यूथ, जो यूथ है उसकी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आता है कि लीडरशिप डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस बिल्डिंग अमंग द रूरल फॉर देयर राइट एंड रूल्स, ठीक है। राइट्स क्या है, अब मान लो कोई किसान है, किसान का बिल्कुल अधिकार है कि कोई किसी भी केवीके में जा सकता है, उनसे पूछ सकता है कि सर नई वैरायटी कौन सी आ रही है, अब पता ले वहां जाए और साइंटिस्ट कह चलिए चलिए यहाँ ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलता, नहीं, उनका राइट है, आपको बताना ही होगा, ठीक है। कुछ आप देखते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं जो किसान को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका इंपॉर्टेंस और स्कोप देखने को मिलता है किसका, एक्सटेंशन का, ठीक है। चलिए अब एक और अप्रोच है जो कि है अप्रोच ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में कुछ अप्रोच देखने को मिलते हैं जो कि जीएच ऑक्सिन द्वारा दिए गए थे इन ईयर ऑफ 1988, ठीक है। ऑक्सिन द्वारा दिए गए थे, कब, जीएच ऑक्सिन के द्वारा 1988 में दिए गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट है, चलिए बताइए, इससे पहले आपने ये चीज पढ़ी थी, बताइए, अप्रोच पढ़े थे इससे पहले आपने, अप्रोच पढ़े थे, तो यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और मुझे आता है अप्रोच ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन किसके द्वारा दिए गए थे, तो जीएच ऑक्सिन द्वारा दिए गए थे, कब, 1988 में दिया गया था। इस चैप्टर से कुछ छूटेगा नहीं, एक्सटेंशन का जो बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स कह सकते हैं, इससे सब कुछ मैं आपको आज पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए तो क्या है इसके जो हमारे अप्रोचेस हैं, कैसे है, एक फर्स्ट अप्रोच निकल के आता है जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच, ठीक है, जो फर्स्ट निकल के आता है दिस इज द जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच। तो सेकंड निकल के आता है, ये कहता है द कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच। थर्ड निकल के आता है हमारा द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच। फोर्थ निकल के आता है दी प्रोजेक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच। फिफ्थ निकल के आता है हमारा द ट्रेनिंग एंड विजिटिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच। सिक्स निकल के आता है हमारा द फार्मिंग रिसर्च एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच। और सेवंथ निकल के आता है द कॉस्ट शेयरिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच। और एट्थ निकल के आता है द पार्टिसिपेटरी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच। तो इनको थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना, ज्यादा बस आपको नहीं पढ़ना है, इसकी डिटेलिंग नहीं जाननी है, बस आपको जो एग्जाम देना है वहां पे हो सकता है कोई 3 दे दे आपको, ठीक है, 3 एक्सटेंशन के दे दे, चौथा दे दे कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा एक्सटेंशन का अप्रोच नहीं है या है, ऐसे करके क्वेश्चन यहां से बना सकता है या स्टेटमेंट बना सकता है कि जो अप्रोचेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज गिवन बाय डीएच ऑक्सिन इन द ईयर ऑफ 1988। फर्स्ट स्टेटमेंट रीजन में दे देगा द जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोच इज कम्स अंडर दिस अप्रोचेस। फिर बताओ कौन सा, ए स्टेटमेंट गलत है या रीजन करेक्ट है, या दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एक्सटेंशन एग्जाम में किस एग्जाम की बात कर रहे हैं आप, एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देयर आर 3 एक्ट्स जो कि एक्सटेंशन क्या कह सकते हैं, इंडिया में जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी बनी है, या कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स स्टेशंस का और रिसर्च स्टेशंस का, तो किस एक्ट के थ्रू बना, तो ये एक्ट यहां से क्वेश्चन आता है आपका ईयर वाला, याद रखना। जो मोरिल एक्ट है, द मोरिल एक्ट, ये आया था 1862 में, और ये एक्ट कहता है क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज का क्रिएशन हुआ है, ये किसके थ्रू हुआ है, तो ये हुआ है बाय द मोरिल एक्ट 1862 में। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है द हैच एक्ट, ये आया था 1887 में, और ये एक्ट इंक्लूड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन एंड रिसर्च स्टेशन के बारे में, ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है ये आपको द स्मिथ लीवर एक्ट कब आया था, तो आया था 1914 में, और दिस एक्ट इंक्लूड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विसेज सिमिलर टू अवर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर लाइन ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मोरिल एक्ट 1862 में आया, हैच एक्ट आपका 1887 में आया, स्मिथ लीवर एक्ट 1914 में आया। इनके ईयर इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। और किससे किस चीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, मोरिल एक्ट कहता है कि एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है ये मोरिल एक्ट के थ्रू
इनका इस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हुआ और लैंड ग्रांट पैटर्न पे हुआ, ये भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया है। और हैच/एक्ट वाला है, ये बताता है कि एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन है, या बात करें रिसर्च स्टेशन की, तो इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है बाय द हैच एक्ट द्वारा हुआ है, ठीक है। स्मिथ-लीवर एक्ट ये बताता है कि एक्सटेंशन सर्विसेज ये सिमिलर है अदर डिपार्टमेंट की अपेक्षा, जो एग्रीकल्चर और लाइन ऑफ अदर डिपार्टमेंट हैं। तो 3 जो मेजर एक्ट हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैंने चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें फिलॉसफी, एक फिलॉसफी ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, इस फिलॉसफी बेसिकली, फिलॉसफी जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो आपका जो वर्ड निकल के आता है फिलोस, ठीक है, एक जो फर्स्ट वर्ड निकल के आता है ये फिलोस निकल के आता है, जो कि मतलब जिसका होता है नॉलेज, और दूसरा निकल के आता है सोफिया, जिसका मतलब होता है मैनर, ठीक है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कैसा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है। कहता है अकॉर्डिंग टू कैल्सी एंड हार ने 1955, द फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू टीच पीपल हाउ टू थिंक, ठीक है, टू टीच पीपल हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक, लोगों को सीखने के लिए कि कैसे सोचना है, ना कि क्या सोचना है, ये नहीं बताना है, ठीक है। आपको ऐसे पढ़ना है, आपने पढ़ लिया, आप अपने अकॉर्डिंग एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें, ठीक है। पढ़ के आपको सारी चीजें समझ आ गई, आपने एमसीक्यूज कैसा भी बना दिया टीचर ने, आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये बताता है फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। डिपेंड करता है, हर एक बार पैटर्न चेंज होता रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 जो भी है, 5, 3 जो भी ईयर पे डिपेंड करता है। मैं आपको एनालाइज करके बता दूंगा किस ईयर में कितने आए, तो आप समझ लेना एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये फिलॉसफी आप समझ गए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां से अब कुछ स्टूडेंट्स बताएंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कितने हैं, ऑप्शन ए कहता है कि 4 है, ऑप्शन बी कहता है कि 11 है, ऑप्शन सी कहता है कि 14 है, ऑप्शन डी कहता है कि ऑल है। बताओ, ऑल है। चलो अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, फिर इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा मैं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन बेसिकली है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक, या हम सोर्सेस को जब बात करते हैं, तो ये जब एग्जाम में आया था तो वहां पे 11 सही किया गया था, और उसी को लेके मैंने आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। पहला प्रिंसिपल है, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। इंडिया में क्या है, कल्चरल डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर बात करें किसी भी कम्युनिटी की, तो आप जहां भी रह रहे होंगे, हो सकता है आपकी एक हिंदू कम्युनिटी हो, एक मुस्लिम कम्युनिटी हो, जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है वो दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है उस कम्युनिटी के लिए, ठीक है। या हो सकता है जो उनके लिए एक्सेप्टेबल हो तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो। यानी कि इंडिया में क्या है, कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलता है। तो एक्सटेंशन वाला अगर काम आप कुछ कर रहे हैं तो प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू पीपल करना है, जो वहां पे कम्युनिटी रह रही, कल्चरल डिफरेंस है इस वजह से। दूसरा कहता है ग्रास रूट डेवलपमेंट या ग्रास रूट प्रिंसिपल कहता है ये कि अगर किसी भी किसान की तुम्हें सहायता करनी है, ये नहीं हवा हवाई बातें कर दी, अरे ठीक है आपको सीड दे देंगे हाई यील्डिंग वैरायटी, अगले सीजन में बहुत बढ़िया प्रोडक्शन तुम्हारा होगा, एकदम तुम्हारा घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, नहीं। उसके साथ जाओ, उसके साथ मिलकर काम करो, उसको बताओ कि नहीं अगर बीज हाई यील्डिंग वैरायटी देंगे हम तो कैसे वो उसको उगाना, कितना उसको पानी देना, कितनी खाद देना, यानी कि उसका जड़ से विकास करना, ठीक है ना, कि हवाई बातें करना। तो ग्रास रूट प्रिंसिपल कहता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज, जिसकी मैंने बात की थी, ITK, आई थिंक आपने सुना होगा, ये पूछा भी जाता है, व्हाट इज द ITK। ITK का मतलब होता है इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज। इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज का मतलब सिंपल ये आप समझो, जो यूपी के स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हैं उनको पता होगा, एक दूब घास हमारे यहाँ कहते हैं। तो अगर आप, जैसे आपने चाणक्य वाली कहानी सुनी है, चाणक्य के पैर में एक बार एक वही घास जिसको डूब, हम लोग एक आपकी सैरोनान डेक्ट्राइलन होती है, इसके नहीं, इसके अलावा होती है वो घास, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, मट्ठा डाल देते हैं हम जाके, किसी को नाम याद आ रहा है, कोई है यूपी का लोकल, बताए जरा। उसमें मट्ठा डाल देते हैं, वो खत्म हो जाती है। तो उस घास को किल करने के लिए, उस घास को खत्म करने के लिए क्या है, मट्ठा डाल के उसको खत्म कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे जिस भी फील्ड में ज्यादा टर्माइट्स का प्रकोप हो जाता है, वहां पे हम चीनी डाल देते हैं जाके, और चीनी डालते हैं तो वहां पे चींटी आती है, तो वो जो टर्माइट्स होती है उनको खा जाती है, उनके साथ लड़ाई होती है, फाइट होती है, मार देते हैं उनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
अच्छा, एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं, यूट्रोपिफिकेशन आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। यूट्रोपिफिकेशन नहीं सुना तो बता देता हूं। इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर बॉडी, बेसिकली नाइट्रेट और सल्फेट जब पानी में ज्यादा हो जाती है तो वहां पे क्या है, एल्गल ब्लूम बन जाता है। आपने देखा होगा कि ऊपर एकदम तालाब क्या है, उसमें काई आ गई, आप लोग काई कह देते हैं जो भी लोकल हो, तो उसमें क्या उसको खत्म करने के लिए हम लोग मट्ठा डाल देते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है जो कि हमारे कल्चर में ही है, हमको पहले से ही अपने पूर्वजों द्वारा, पिताजी बाबा जी के द्वारा पता है। तो वो होते हैं हमारे आईटी के, यानी कि इंडिजिनियस जो नॉलेज है उसको भी हम लोग यूज करें। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हो, 3 साल तक तो कन्वर्जन पीरियड उसका होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। 3 साल तक क्या किसान क्या खाएगा, क्या पिएगा, तो उसके लिए कठिन भी है, यानी कि उसका इंटरेस्ट भी है और नीड भी है क्या उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेगा क्या उसको मिल जाएगा, उसका पूर्ण जो उसका घर का पालन पोषण है वो चल जाएगा। तो इंटरेस्ट और नीड पे भी जो हम कर रहे हैं एक्सटेंशन वो होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग बेसिकली बिल्कुल सभी के फॉलो होता है, चाहे फार्मर हो, चाहे रूरल हो, चाहे आप हो, सब पे तो लर्निंग बाय डूइंग बिल्कुल करके सीखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, सभी का पार्टिसिपेशन देखने को यहाँ पे मिले। फिर आता है फैमिली प्रिंसिपल, यानी कि फैमिली में जो फैमिली वर्कर्स लेबर यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है, कॉस्ट वाला सिस्टम पढ़ते हैं तो यहाँ पे तो उसको फैमिली को भी सपोर्ट हो, फैमिली में सारी चीजें एकदम कायदे कानून से होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, एक लीडर होना चाहिए। जब भी एक्सटेंशन की प्रसार की बात कर रहे हैं तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, आप कर रहे हैं। इसके अलावा अडॉप्टेबिलिटी, अडॉप्ट भी कोई टेक्निक है आसानी से हो जाए, सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, और इवैल्यूएशन होना चाहिए लास्ट में उसका, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे अप्रोच आपको प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि आईसीआर के ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू मैंने प्रोवाइड किया। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 11 होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए, तो प्रिंसिपल्स ऑफ जो एक्सटेंशन आपके हैं वो कितने हैं, तो ये आपको टोटल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से, वो सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में जो बारीकियां हो सकती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, चूंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। और इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन एजुकेशन जो प्रोसेस है बेसिकली, यहां पे सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग होती है ये कहां से होती है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो पढ़ेंगे तो समझाऊंगा मैं आपको कि पहले हमें क्या करना है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट करना। पहले इसी को देख लो एक बार, फिर डायग्राम दिखा दूंगा, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मान चलो एक्सटेंशन एजुकेशन जो है हमको पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचानी है, क्या करना है। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ फैक्ट करेंगे, ठीक है, हम डाटा पता करेंगे। मान चलो आपको सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप क्या करते हैं, पहले पता करते हैं लोगों से क्या वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी होती है, प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ पता करते हैं। तो सेम अगर हमें कहीं एक्सटेंशन एजुकेशन या एक्सटेंशन का एजुकेशन जो प्रोसेस है फॉलो कराना है, तो सबसे पहले हम जो करते हैं वो कलेक्शन ऑफ, बिल्कुल 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 मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हम करते हैं कलेक्शन ऑफ फैक्ट करते हैं, यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, देयर इन्वायरमेंट एंड एंटरप्राइज थ्रू सर्वे एंड बिल्डिंग रिपोर्ट। जो रिपोर्ट्स होती हैं, होता है सर्वे वगैरह होता है, ठीक है। जो गांव में प्राइमरी स्कूल होते हैं वहां पे जो टीचर होते हैं वो आपके घर में आते हैं और सर्वे करते हैं, हो सकता है वो प्राइमरी टीचर्स हो सकता है कोई और हो, तो सर्वे होता है, उसके थ्रू आपका डाटा पता चलता है, फिर वहां पे एक्सटेंशन की प्रोसेस या जो भी प्रोसेस हो सकते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर हमको क्या करना है, अब मान चलो कोई ऐसा एरिया है जहां पे क्या है, घोंघा रोग, घेंघा रोग, ठीक है, जिसको बोलते हैं, वो उसकी ज्यादा केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्या है ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड करेंगे घेंघा रोग को कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके पीछे क्यों रहा है, भाई आयोडीन की कमी है, या कहीं पानी वाटर बॉडी है वहां पे कंटामिनेशन देखने को मिल रहा है। देन हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, रियलिस्टिक और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, फोकसिंग ऑन बिहेवियरल, इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम, ठीक है। थर्ड हम करेंगे टीचिंग, ठीक है, बताएंगे कि घोंघा रोग है भाई ऐसे होता है, अगर कमी हो जाए किसी न्यूट्रेंट की, आयोडीन की कमी होगी तो होगा, न्यूट्रेंट बॉडी है वहां पे अगर कंटामिनेशन देखने को मिल रहा तो हम टीच करेंगे, ठीक है, टीच करेंगे। चूज द रिलेवेंट कंटेंट, ठीक है, रिलेवेंट कंटेंट क्या है, यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया इसके अकॉर्डिंग हम टीचिंग यहाँ पे करेंगे। फिर हम इवैल्यूएशन करेंगे। अब देखेंगे कि हमने 6 महीने जो प्रोग्राम हमने चलाया, अब देखेंगे दोबारा केस कम हुए कि नहीं हुए, कि रिजल्ट हमारा कैसा। अगर रोग का प्रकोप कम हो गया तो यानी कि इवैल्यूएशन में हमने क्या किया, एसेस किया, व्हाटएवर जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाए थे उनको मीट किया कि नहीं मीट किया। फिर हम करेंगे अगर हमारे जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, गोल हमारा जो क्लियर हो गया, घोंघा रोग कम हो गया, तो क्या है गाइटर, बिल्कुल उसको कहते हैं। तो अगर वो कम हो गया तो हमारा फुलफिल ही हो गया। अगर नहीं हुआ और केस बढ़ गए तो क्या है, फिर से हम चलाएंगे प्रोग्राम, फिर से हम
कलेक्शन ऑफ फैक्ट करेंगे, हमारा क्या हो गया, रिकंसिडरेशन करेंगे, यानी कि कैसे फेल क्यों हुआ, हमने जो डिसाइड चीजें की वो क्यों नहीं पॉसिबल हो पाई। तो ये हमारा 5 स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में आता है। तो ये आपका कहां से स्टार्ट होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ फैक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ फैक्ट करेंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव करेंगे, टीचिंग करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे और रिकंसिडरेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में आपको एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं प्रोवाइड करता हूं। अभी ये समझ गए आप लोग, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा कुछ ये बताओ, एक्सटेंशन एजुकेशन जो प्रोसेस है, अगर मैं यहां से एक्सप्लेन फर्स्ट 2 पॉइंट्स, ओके करते हैं प्रयास। कलेक्शन ऑफ फैक्ट और सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर से चलो मान चलते हैं। मान चलो एक ऐसा एरिया है जहां पे किसी भी बीमारी का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर ले, मान चलो गंगा का जो एरिया है, कानपुर से लेके फतेहपुर का बीच का और उन्नाव के बीच का ये एरिया है। ठीक है, आप अगर कहीं अदर कंटेंट ज्यादा है पानी में, तो वहां पे जो किसानों के दांत हैं वो एकदम खराब हो जा रहे हैं। किसानों के मतलब जो भी कम्युनिटी है उसके दांत हैं वो खराब होते जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, पायरिया दांतों में देखने को मिल रहा है। तो अगर एक्सटेंशन एजुकेशन, यहाँ पे हम एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस अगर अपना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ फैक्ट करेंगे कि यहाँ पे समस्याएं क्या हैं, उनको हम निजात कैसे करें। तो पहले कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन की, कितने लोगों को हो रहा है, कितने उम्र के लोग यहाँ पे परेशान हैं, किसको ज्यादा है किसको कम है। ठीक है, तो ये हमने सेट कर लिया, यानी कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट पता लग गया कि कितने लोगों को है, कितने लोग इससे ग्रसित हैं, कितने उम्र के हैं और महिला है या पुरुष है। तो ये हमने कलेक्शन ऑफ फैक्ट कर लिया। दूसरा क्या करेंगे, सेटिव करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आवाज चली जा रही है क्या, ठीक है प्रयास करता हूं, भी बोल रहा हूं। तो दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमको अगर पायरिया की किसी को समस्या आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है। ठीक है, कि इसको हमें दूर करना है, अगर पानी या प्रदूषित पी रहे हैं तो उसके थ्रू आ रही है या कोई और रीजन है, तो यहाँ पे सेट करेंगे ऑब्जेक्टिव, उनको हम कैसे कम कर सकें। फिर हम उसके बारे में जानकारी पहुंचाएंगे कि आपके यहाँ इस वजह से ये जो पायरिया है लोगों को हो रही है। फिर क्या होगा, टीच कर देंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, पानी कम पीना, वहां से गंगा का जो एरिया है वहां से पानी कम पीना शुरू कर देंगे, अपना आरओ वाटर यूज कर लेंगे या और भी जो प्रोसेस है उनको अपना के कुएं का पानी पी लेंगे, तो हो सकता है। फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हमने ये जो प्रोसेस चलाया, जो प्रोग्राम हम चला रहे थे, इसको दूर करने के लिए वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, उसको एवोल्यूशन करेंगे। अगर एवोल्यूशन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे हमको एवोल्यूशन हो जाएगा, फिर रिकंडीशन करेंगे, यानी कि अगर कम हो गए केस आने तो सही है, ठीक है हमारा सक्सेस हो गया, नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिकंडीशन फिर से वही चलाएंगे। समझ गए आई थिंक। चलिए एक बार क्लियर कर दीजिए, आवाज सही, सब कुछ परफेक्ट है। चलिए चलते हैं। अच्छा ये जो आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज पार्टिसिपेटिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस बेसिकली क्या है, सिचुएशन को हम एनालिसिस करेंगे पहले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम सेट करेंगे, फिर टीचिंग करेंगे, फिर हम एवोल्यूशन करेंगे और रिकंसिडरेशन करेंगे। जो मैंने सारी चीजें आपको समझाई वही यहाँ पे है, शॉर्ट फॉर्म में है। आप इसको शूटर नाम से भी याद कर सकते हैं, ये आपको सभी को याद भी है। यस यानी कि सिचुएशन एनालिसिस कर रहे हैं, ओ यानी कि हम ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, टी यानी कि हम टीचिंग कर रहे हैं, ई यानी कि हम एवोल्यूशन कर रहे हैं और आर यानी कि रिकंडीशन कर रहे हैं। तो ये आप शूटर के नाम से समझ सकते हैं, इजी इसका एक्रोनिम है, उसी को आपको समझना। चलिए ठीक है आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका। फिर एक आता है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। कोन ऑफ एक्सपीरियंस आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आप सबके लिए, ठीक है, आप सबके लिए पर्सनल लेवल पे। ठीक है, ये पर्सनल लेवल पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, हो सकता है कि आप एक रूम में हो और ईयरफोन लगा के आप बाकायदा इस क्लास को सुन रहे हो। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं क्लास को सुन भी रहे हैं और साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे हैं बाकायदा, ठीक है, ये पढ़ाया हमने, शूटर लिख लिया, ठीक है। दूसरे क्या है, अपना फोन चल रहा है और घर में भी बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ बातचीत भी चल रही है, दोस्त के साथ गपशप भी चल रही है, हो सकता है कुछ मार्केट में हो। तो यहां से क्या आपको समझ आएगा कि जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, जो कि एक साइंटिस्ट है एडगर डेल, इन्होंने दिया था और इन्होंने बताया था कि कैसे करके हम अपनी लर्निंग को, अपनी जो कह सकते हैं कि लर्निंग पावर है, वो भी इसी में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इसको हम और बेहतर कर सकें। अगर आप सिर्फ रीडिंग करते हैं, ठीक है, जैसे अभी क्या है, आप बुक उठाए, फटाफट पन्ना पे पहला पेज खोला, ठीक है, पढ़ लिए, तो आपको पढ़ने से, सिर्फ रीड करने से 10% ही याद होगा, ठीक है, 10% ही होगा। अगर आप हियर करते हैं, वर्ड्स को सुन रहे हैं, ठीक है, जैसे गाने वगैरह आप सुनते हैं या कोई ई बुक आप सुन रहे हैं, तो क्या होगा, आपको 20% ही याद होगा। हियरिंग से आपको 20% होता है, रीडिंग से आपको 10% होता है। अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको 30% याद होगा,
अगर देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं किसी भी को, तो कितना होगा, 30% याद होगा। अगर आप बात कर रहे हैं मूवी, ठीक है, या लुकिंग कर रहे हैं, कोई एग्जीबिशन वगैरह हो गई वहां जा रहे हैं, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है तो वहां जा रहे हैं, ठीक है, या आप क्या कर रहे हैं, किसी लोकेशन को विजिट कर रहे हैं, तो इसको आपको 50% आपको चीजें याद होंगी सीइंग और हियरिंग से, ठीक है। अच्छा, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं कहीं पे, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, टॉक करते हैं, ग्रुप डिस्कशन सबसे इफेक्टिव वे माना जाता है किसी भी चीज को ज्यादातर याद रखने के लिए, 70% याद होता है। कैसे, अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, टॉक करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो आपको 70%। सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आता है 90% आपको कैसे याद रखी जाएगी चीजें, डूइंग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, रियल एक्सपीरियंस आप जब करेंगे, खुद करेंगे, डूइंग करेंगे, ठीक है, रियल टाइम जब आप खुद करके सारी चीजें सीख लेते हैं, ठीक है। आपको मान चलो कल मैंने जो एजुकेशन था टॉपिक पढ़ाया, पहले सारी चीजें पढ़ा दी, फिर एक फ्लो डायग्राम बना दिया, अब आपको वो सारी चीजें याद हैं, ठीक है। तो वही सबसे इफेक्टिव तरीका होता है, आप खुद करके भी सीखते हैं, रियल आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपको सीखने को मिलती हैं, आप खुद चीजें सीखते हैं, रियल थिंग जो आपको पता चलती है वो 90% आपको याद रह जाती हैं, सेइंग एंड डूइंग। ऐसा लग रहा है गला जाम हो गया, ठीक है, तो आप भी प्रयास करिए, मास्टर इतना बोल रहा है तो आपका भी होना चाहिए ये कि बिल्कुल जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारे कंठस्थ है। कभी भी रात में 12 बजे जगह के हमसे पूछ लो तो बिल्कुल हाँ, एल्डर ने दिया था 10% याद रहता है भैया हमको, कैसे, रीडिंग से 20% हमको याद रहता है, कैसे, हियरिंग से हमको 30% याद रहता है, सीइंग से हमको 50% याद रहता है, सीइंग और हियरिंग से हमको 70% याद रहता है, सेइंग से हमको 90% याद रहता है, सेइंग से और डूइंग से रियल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बता देना ऐसा, ठीक है, प्रयास चल रहा है तो ये आप लोग याद रखना। कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं कैसे बनते हैं देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन क्या फ्रेम किया जाता है कि ये बताओ कौन आप एक्सपीरियंस किसने दिया, तो एल्डर डेल ने दिया, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, बताया अभी। कौन आप एक्सपीरियंस को मॉडिफाई किया था, सील ने, कब, 1879 में किया था। अच्छा, यहाँ पे क्या है जो पूछा जाएगा कि बॉटम सबसे नीचे क्या होता है, कौन ऑफ एक्सपीरियंस में क्या है आपको, कौन ऑफ एक्सपीरियंस सबसे बॉटम में क्या देखने को मिलता है, डूइंग द रियल थिंग्स, जैसा कि अभी यहाँ पे पिक्चर में है मेंशन भी। अगर आप रियल थिंग्स को करते हैं, आप खुद के एक्सपीरियंस करते हैं, खुद से सीखते हैं, है ना, डूइंग बाय द रियल थिंग्स, तो आपको क्या है 90% याद रहेगा। और ये सबसे बॉटम में, अगर टॉप में पूछ ले सबसे ऊपर क्या है तो रीडिंग से कितना याद रहता है, 10%, ठीक है। तो सबसे अच्छा है कि आप पढ़ते जाएं, बस 20 मिनट भी, हाँ 10-15 मिनट और चलेगी, एमसीक्यूज कराऊंगा इसके बाद में, बस एक टॉपिक और है। कौन आप एक्सपीरियंस में आपको क्या है, रीडिंग से 10%, हियरिंग से 20%, सीइंग से 30%, और हियरिंग सीइंग से 50%, सेइंग से 70%, और सेइंग और डूइंग से 90% याद रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन ऑफ एक्सपीरियंस बेसिकली क्लासीफाई करता है स्ट्रक्चरल मेथड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल करेक्टनेस, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना जो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट भी कर दी है। अच्छा, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, चूंकि क्वेश्चन अब भाई इस टॉपिक से भी आते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये बताओ, पढ़ने इसको हम स्टार्ट करने से पहले ये पूछेंगे आप सभी से, जितनी भी चीजें आपको पढ़ाएंगी वो क्लियर है एकदम, सभी लोग एक बार यस नो जो जैसा भी रहा हो आप बताएं अपना, थोड़ा फीडबैक दीजिए, फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपके एमसीक्यूज कराएंगे, इसके बाद में एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। एक्सटेंशन एजुकेशन जो हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम जो प्लानिंग है ये आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, इसके बाद में एक टॉपिक और, फिर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। बताइए, एक्सटेंशन, यस सर, ऑल क्लियर, ओके ठीक है, कुछ ना क्लियर हो बता देना, समझा दूंगा और सिंपल तरीके से। तो बेसिकली एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे मेंशन की। जैसे कि बात करें, केल्सी और हार्ने पुराने हो गए अब तो हमारे लिए, अभी 2-3 बार हमने इनको पढ़ा। इन्होंने 1967 में क्या था, इसको कहा था कि एक्सटेंशन प्रोग्राम जो प्लानिंग है, स्टेटमेंट दिया था कि सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सोल्यूशन क्या है, इसके रिगार्डिंग हमारा बेसिकली फोकस रहता है। और ये केल्सी और हार्ने ने कहा था, ठीक है। इन्होंने एलिमेंट जो बताए थे कि क्या है इसमें, करंट हम कंडीशन को देखेंगे, ठीक है, गोल्स हम सेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रॉब्लम और उनका सोल्यूशन कैसे मिलेगा वो पता करेंगे, और रिलेटिवली परमानेंट है या बट नीड जो है हमारी कांस्टेंट रिवीजन इनको करते रहेंगे। इसी प्रकार से लिगेंस आए 1961 में, इन्होंने क्या कहा कि क्या है, ए सेट ऑफ क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स derived from situation analysis to be the achieved through the extension teaching, एक्सटेंशन की टीचिंग के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि वेल डिफाइंड गोल होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए बेस्ड ऑन एनालिसिस,
और साथ ही साथ जिनको हम अचीव कर सकते हैं थ्रू द एक्सटेंशन टीचिंग एक्टिविटीज। ठीक है, थर्ड आए लॉरेंस साहब। लॉरेंस साहब कहते हैं कि ठीक है, सारी चीज़ आपकी सही है। द टोटलिटी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे, फिर हम क्या रिटर्न स्टेटमेंट लेंगे, प्लान ऑफ वर्क करेंगे, एक्सक्यूशन करेंगे, रिजल्ट फाउंड करेंगे और इवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, एवोल्यूशन करेंगे। तो 3 साइंटिस्ट हैं, इनको आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है। तो इसमें हम बहुत सारे टर्म यूज करेंगे, जैसे कि प्रोग्राम क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लान क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, और साथ ही साथ सोल्यूशन क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्लान ऑफ वर्क क्या है, कैलेंडर ऑफ वर्क क्या है। बिल्कुल इतना तेज है। चलिए, क्यों आपको इतना तेज कर रहे हैं, ताकि यहां से जो क्वेश्चन फ्रॉम होते हैं थोड़ा उनका तरीका समझ लो। कोई स्टेटमेंट उठा के दे देगा, क्या चलो क्या देगा, जैसे मान चलो यहाँ गोल से क्वेश्चन पूछा है आईबीपीएस एफओ में, अ टारगेट और डिस्टेंस एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड इन ए गिवन डायरेक्शन एंड टाइम। तो इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन है गोल, ऑब्जेक्टिव, एम, प्लान, क्या कहना, तो उसको कहना गोल है। चलो दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। प्रोग्राम क्या है, रिटन स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स प्रपोज्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, द प्रॉब्लम दे आर एड्रेस इज नोन एज प्लानिंग, प्लान, एम, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम। तो क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं एक और। चलिए बताइए, आउटलाइन ऑफ अरेंज एक्टिविटी दैट अलाउ फॉर इफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज प्लान ऑफ वर्क, कैलेंडर ऑफ वर्क, प्लानिंग, प्रोग्राम क्या है बताइए। तो आप क्या कहेंगे, प्लान ऑफ वर्क है। अच्छा, एक और चौथा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं आप सभी के लिए कि क्या है, ए टाइम बेस्ड सीक्वेंस और शेड्यूल प्लान एक्टिविटी इज नोन एज, तो क्या है, कैलेंडर ऑफ वर्क है, प्लान ऑफ वर्क है, प्रोजेक्ट है, सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है, क्या है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, कैलेंडर ऑफ वर्क है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। एक बार मैं समझा देता हूं, प्रोग्राम क्या होता है, अ रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ टर्म उठाना, याद रखना कि प्रोग्राम क्या है। मान चलो आपने आप प्रोग्राम बनाया, कोई आप घूमने जा रहे हैं, प्रोग्राम क्या है, रिटन स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब प्रपोज्ड डेवलप्ड एक्टिविटीज, द प्रॉब्लम दे एड्रेस एंड एक्शंस एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका है। फिर आता है प्लानिंग। प्लानिंग आप सभी समझते भी हैं। प्लानिंग क्या है, अब प्रोसेस मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप, जब भी प्रोसेस की बात आए तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग याद रखना। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट टू फॉरकास्ट मतलब और फ्यूचर में जो आने वाला है, इन द फ्यूचर एंड डिटरमाइन द गोल टू बी अचीव्ड। अच्छा, आप गोल समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें प्लान की, प्लान क्या है, अ शेड्यूल ऑफ डेवलपमेंट वर्क आउटलाइनिंग एक्टिविटीज विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आंसरिंग व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर एंड होम। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर हम आस्क करते हैं तो हमको पता चल जाएगा क्या है प्लान हमारा बेसिकली क्या है। ठीक है, क्या आप सभी का प्लान क्या है बताइए, थोड़ा प्लान बताइए, क्लास के बाद का प्लान क्या है आप सभी का, बताना थोड़ा। चलो, एम क्या है, एम क्या होते हैं, ब्रॉड एंड जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं किसी डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, गिवन एक्टिविटीज, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स की क्या है कंडीशन को, इकोनॉमिक जो कंडीशन है, ठीक है, आर्थिक जो स्थिति को सही करना है, ये हमारा एम हो सकता, ओ बिल्कुल हाँ, एम हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक मेजरेबल इन टू वर्ड्स। ठीक है, अगर मेजरेबल या स्पेसिफिक टर्म यूज कर दे तो आपका ऑब्जेक्टिव करेक्ट आंसर वहां पे होगा। स्पेसिफिक मेजरेबल इन टू वर्ड विच इफर्ट आर डायरेक्टेड, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्टिव कहेंगे। जैसे मान लो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, क्या है कि इंक्रीजमेंट करनी है हमें, अपनी यील्ड जो है यील्ड इंक्रीजमेंट करनी है, राइस की कितनी 30%, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, गोल क्या है, टारगेट के लिए डिस्टेंस एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड इन ए गिवन डायरेक्शन एंड टाइम, तो उसको क्या कहेंगे, गोल कहेंगे। ठीक है, समझ लेना, एक बार पढ़ भी लेना आप सभी। ट्रांसलेटिंग चल रहा है, चलो प्रयास करेंगे ट्रांसलेट ना हो और प्रयास करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, अनरिजॉल्व्ड इशू और कंडीशन आइडेंटिफाई फॉर चेंजिंग स्टडी, और सोल्यूशन क्या है, ए प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन टू इंप्रूव और रिजॉल्व ए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। इंपॉर्टेंट था, आपको इस टॉपिक में इसको कराना तो नहीं था। देखो, जब भी कुछ बढ़िया कंटेंट मिलता है तो या हो सकता है कि आपको वो चीज़ समझ ना आए, लेकिन जब एग्जाम में अगर आपकी आ जाएगी तो आप उसी समय आप थैंक यू जरूर बोलोगे। वो हो सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ना बोलो, आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं भी हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल अगर आपके लिए है तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको मिल जाए। ठीक है, प्लान ऑफ वर्क यहाँ से क्वेश्चन आया है, कैलेंडर ऑफ वर्क यहाँ से क्वेश्चन आया है, और तो मैं आपको बता दूंगा आपकी वो इच्छा है कि आपको लेना है या एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना है उस चीज को। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क और प्रोसीजर टू अकम्प्लिश ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो प्लान ऑफ वर्क क्या है, एक आउटलाइन हम फ्रेम करते हैं, अरेंज एक्टिविटीज दैट अलाउ फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम,
आंसर अगर हम कर रहे हैं व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, ठीक है। और कैलेंडर ऑफ वर्क सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका, प्लान ऑफ वर्क, कैलेंडर ऑफ वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर ऑफ वर्क क्या होता है? ए टाइम बेस्ड सीक्वेंस और शेड्यूल ऑफ प्लान एक्टिविटी जो होता है उसको आप कैलेंडर ऑफ वर्क कहते हैं, ठीक है। चलिए, बताना नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसमें आ जाता है, इससे क्वेश्चन बना देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली बताना, ये आपको यही पिक्चर दिखानी थी। और चलिए कोई नहीं, बात करते हैं हम लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की। तो स्टेप्स में बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं, एनालाइज सिचुएशन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कर रहे हैं और डिसाइड एन ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। देन हम डेवलप्ड प्लान ऑफ वर्क कर रहे हैं, एग्जीक्यूट प्लान कर रहे हैं, एवोल्यूशन प्रोसेस कर रहे हैं, रिकंसिडरेशन कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रोग्राम प्लानिंग में आपको देखने को मिलता है। ये आपका पूछते हैं कि प्रोग्राम प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, तो एमसीक्यूज में आपको बना देंगे कलेक्शन ऑफ फैक्ट, एनालिसिस सिचुएशन, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम या फिर डेवलप प्लान ऑफ वर्क। तो कौन सा आएगा? जो प्रोग्राम प्लानिंग है स्टेप में आपके शामिल हो जाते हैं। और प्रोग्राम जो एक्शन है इसमें आपका डेवलप प्लान ऑफ वर्क, एग्जीक्यूट प्लान और एवोल्यूशन प्रोसेस आपका आता है। तो ये आप देख सकते हैं एक्सटेंशन प्लान जो प्लान है ये आपका आता है, ठीक है। चलिए, तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट, एनालिसिस सिचुएशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग द प्लान ऑफ वर्क, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, एवोल्यूशन, रिकंसिडरेशन, ठीक है। सभी को याद करना है भाई। अब इसको याद कर लेना, इसमें क्या ऐसी सच जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो आपको या तो पूछ लेगा कि स्टेप कितने हैं, टोटल स्टेप कितने हैं। तो स्टेप याद रखना, 8 टोटल आपके स्टेप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? कलेक्शन ऑफ फैक्ट, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग द प्लान ऑफ वर्क, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, एवोल्यूशन और रिकंसिडरेशन, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ठीक है। प्रैक्टिकल लिखा है, अच्छा नींद आने खाना, ठीक है, कल करवा देंगे, कोई नहीं। बस एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व कर लो, एमसीक्यू कर लेते हैं, ये आपको आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। एमसीक्यूज कर लो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भले ही हम लोग स्किप कर दें लेकिन एमसीक्यू जरूर करेंगे। ये जितना मैंने आपको पढ़ाया वहीं से है। 1 मिनट में रिकैप लेते हैं कि डॉक्टर के एन सिंह को हम फादर ऑफ एक्सटेंशन इंडिया में कह देते हैं, ठीक है। फटाफट रिकैप लेते हैं। जो यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वर्ड था सबसे पहली बार कब प्रयोग किया गया था? कहाँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और ट्रिनिटी कॉलेज में ये अपना भाषण दे रहे थे, ठीक है। स्टुअर्ट ने इसको प्रयोग किया था व्यवहारिक रूप से, और जब वे इंग्लैंड में एक महिला संघ और कामकाजी पुरुषों के लिए क्लब को संशोधित कर रहे थे। वर्ड जो है ये मैकार्थी के थ्रू दिया गया था, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। टर्म एक्सटेंशन ये फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में यूज हुआ था। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम यूएसए में हुआ था। और एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में। और फर्स्ट जो एक्सटेंशन वर्क है ये डन हुआ था इन द ईयर ऑफ 1785 फिलाडेल्फिया यूएसए में, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग बाय बिलीविंग। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। चलिए, इसके बाद में कुछ और एक स्लाइड और है। द वर्ड एक्सटेंशन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, पता है आप सभी को। एक्सटेंशन एजुकेशन के जो फादर है वो के एन सिंह है इंडिया में, ठीक है। फादर ऑफ जो इंपॉर्टेंट है आप हाईलाइट कर लो, सोसाइटी अगस्ट काम्टे या सोशियोलॉजी के फादर इनको कह देते हैं। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये कैसा है? नॉन फॉर्मल है, कल ही बताया था मैंने आपको। और बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो कौन सा देखने को मिलता है? कौन मिलता है? फार्मर, ठीक है। अच्छा, पेडागॉगी ये भी रिलेटेड है किससे? चिल्ड्रन लर्निंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो एमसीक्यूज को। अब सब खत्म हो गया आपका पूरा टॉपिक, अब एमसीक्यूज हम लोग कर लेते हैं। फटाफट आंसर करो, आपके सामने पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सर इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी नहीं करा दिया। वो एक्चुअली ऐसा ना, जो सारी चीजें मैंने आपको पीछे बताई थी, उन्हीं से उसका रिलेशन है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट जो आपको अभी समझाया था वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। और सूर्या फास्ट आपको बोलना है या मुझे स्लो बोलना है? आप क्लियर कर दीजिए एक बार। 2 स्लाइड्स फिर से, ठीक है। पवन पटेल करवा देंगे, एक काम करना मैं करा दूंगा, आप जुड़े रहना, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग ऑलवेज डन फास्ट। धीरे धीरे सर आप, ठीक है, धीरे धीरे बोलेंगे। पोल करवाना है, बताओ। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था ना। जो लोग कह रहे थे कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। कि डैश स्थिति, उद्देश्य, समस्या और समाधान का एक बयान है। कौन बयान करता है इसको? क्या ये प्लान ऑफ वर्क है, या एक्सटेंशन प्रोग्राम है, कैलेंडर ऑफ वर्क है, या फिर प्रोजेक्ट है?
सर आप कहाँ गए, कह रहे थे वो क्वेश्चन नहीं आता जिससे, आता है क्वेश्चन, ठीक है सर स्लो बोलना है, ओके स्लो बोल देंगे, प्यार से पढ़ते हैं हम लोग। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, वो जो भी स्टूडेंट बी आंसर किए हैं बिल्कुल सही है, बी परफेक्ट आंसर है। और एक्सटेंशन जो प्रोग्राम है इज अ स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है, ठीक है, बी आंसर सही है, किसी का भी गलत तो किसी का भी नहीं हुआ है, ठीक है बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़े, दूसरा करो। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन वर्क इज द फुल डेवलपमेंट ऑफ, कि विस्तार कार्य का अंतिम उद्देश्य डैश का पूर्ण विकास है, किसका, इंडिविजुअल का विकास यहाँ पे कर रहे हैं हम, या फिर पूरे ग्रुप का विकास कर रहे हैं, या फिर मास मतलब बहुत सारे लोगों का कर रहे हैं, या फिर विलेज का कर रहे हैं, बताओ। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव होता है विस्तार कार्य का जो अंतिम उद्देश्य लास्ट स्टेप होता है, क्या करना है, किसका विकास करना है, इंडिविजुअल का, ग्रुप का, मास का, या फिर विलेज का, बी आंसर कर रहे हो, ग्रुप का करना है, ग्रुप का करना है, इंडिविजुअल का करना है, बताइए, यही तो आपको समझा रहे थे। डी बताओ, डी विलेज का करना है, गलत बात, डी अरविंद, इतना कॉन्फिडेंस से डी विलेज लगा रहे हो। अभी आपको एक चीज मैंने बोली थी कि हमको आपको ऐसा बना देना है कि आप एमसीक्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से सॉल्व कर लें, और उसमें मेरी हेल्प आपकी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं हो रही, आपको बता नहीं रहा हूँ कि ये सही होगा गलत होगा, ठीक है। किसान की हेल्प कैसे हो रही थी, अब मास पे आ गए आप लोग, ए पे सात्विक श्रीवास्तव और ऋषभ और रोशनी, अभी ए जो आंसर कर रहे हैं इंडिविजुअल अभी सही है, ठीक है, जो इंडिविजुअल का आंसर कर रहा है बिल्कुल उन्हीं का सही है, ए होगा इसका। हमें हेल्प करनी है इंडिविजुअल की, ठीक है, इंडिविजुअल की हमको हेल्प करनी है, कैसे, उसको हम इतना ज्ञान भर दें किसान में कि वो अपनी खेती को अपने आप अच्छा कर ले, उसको होता ना कि बहुत सारी बुक्स पढ़ के एक हमारा जो खुद का नॉलेज डेवलप होता है वो बात ही अलग होती है। तो सेम यहाँ पे इंडिविजुअल होगा, ना कि आपका डी होगा, ठीक है, और ना ही सी होगा, मास तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट यूज इन 1983 बाई डैश यूनिवर्सिटी, डैश वहां पे फिल करना है आपको ऑप्शन, कि एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1983 में किस विश्वविद्यालय में किया गया था, क्या ऑक्सफोर्ड में किया गया था, कैम्ब्रिज में किया गया था, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नन ऑफ दिस, दो तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए यहाँ से, ठीक है, दो तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बताओ कहाँ है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज दो ही यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाई है अभी तक, अब बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी करेक्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल धीरज खुशबू सभी भाई बता रहे हैं, कैम्ब्रिज हमने पढ़ाया था, कि कैम्ब्रिज में मैंने बोला भी था उस समय जब आपको ये पढ़ा रहा था, तो बताया भी था कि आप याद रखना बाय द ईयर, ईयर के साथ में आप लोग याद रखना, सन के साथ में याद रखना, कहाँ इस्तेमाल हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में हुआ, तो कहाँ हुआ, ये कैम्ब्रिज में हुआ है, ठीक है। चलो एक और प्रैक्टिस करो, लगाओ क्वेश्चन, कह रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंड टूवर्ड विच अवर एफर्ट आर डायरेक्टेड, उन लक्ष्यों की अभिव्यक्ति जिनकी और हमारा प्रयास निर्देशित है, क्या कहेंगे इसको, प्रिंसिपल्स कहेंगे, फिलॉसफी कहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे, या फिर नन ऑफ दीज कहेंगे, बताओ बताओ क्या कहेंगे इसको। अभी जो मैं स्लाइड वो वाली पढ़ा रहा था ना आपको, प्लान कैलेंडर, वहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और उनको हम गलत भी करते हैं, ठीक है, तो प्रयास करना, पीडीएफ आपको मैं ये प्रोवाइड होगी, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, अगर कुछ ना समझ आए तो कल की जो हमारी रिकेप वाला रहेगा सेशन 5 मिनट उसमें दूंगा मैं आपको, फिर से जो आज नहीं समझ आए वो बिल्कुल आपको समझाऊंगा। सी आंसर बता रहे हो, बताओ, बिल्कुल जो भी आंसर सी दे रहे हैं सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, सी आंसर होगा ऑब्जेक्टिव्स होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इन टू वर्ड विच अवर एफर्ट आर डायरेक्टेड, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए करिए अगला एमसीक्यू लगाइए। एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ, किसका इंटरेस्ट हो, गवर्नमेंट का हो क्या, विस्तार जो कार्य हम लोग कर रहे हैं डैश यानी कि इसकी जरूरत और अभिरुचि पर आधारित होगा, गवर्नमेंट की होगा, या फिर लीडर्स होंगे उनकी होगा, या फिर एक्सटेंशन के वर्कर होंगे उनका होगा, या फिर पीपल के होगा, बताओ किसका इंटरेस्ट और किसका नीड के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन जो वर्क हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो होगा, बताओ फटाफट बताओ। तो बिल्कुल ए आंसर कर रहे हो, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का नहीं नहीं, बिल्कुल डी आंसर जो भी स्टूडेंट का है बिल्कुल सही है, प्यूपल होगा, ठीक है, यहाँ पे प्यूपल्स की नीड और इंटरेस्ट के बेस पे होगा। चलिए अगला करिए, डैश इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, क्या है बताओ, विस्तार डैश कार्रवाई का पूर्व निर्धारित तरीका है, प्लान ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट प्लान, या फिर नन ऑफ दीज, बताओ क्या होगा करेक्ट यहाँ पे। अब आसान नहीं क्वेश्चन है ये, आप आसान नहीं, ध्यान दिया था उस समय तो आपको आसान लगेगा ये,
डी नन ऑफ दीज होगा। बताओ फटाफट क्या होगा ये, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताओ फटाफट। ए प्लान ऑफ वर्क होगा, सी प्रोजेक्ट होगा, नहीं आंसर सिर्फ एक आशीष और धीरज, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट सी बता रहे हैं प्लान होगा बिल्कुल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्लान, ना कि प्लान ऑफ वर्क, ठीक है। चलिए तो बेसिकली हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। आप सभी लोग जो भी टॉपिक हमने पढ़े उन टॉपिक्स को हम लोग एक बार रिवाइज करके चलेंगे और कल की क्लास में आएंगे। जो भी आज समझ आपको नहीं आया, जो भी आपको आज समझ नहीं आया उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। कल रिवाइज करेंगे, 5 मिनट आपको देंगे। तो सबसे पहले जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, रिकैप किया था। कल जो हमने पढ़ा था एजुकेशन, फिर हमने क्या एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ा, एक्सटेंशन के वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा। फिर हिस्ट्री हमने पढ़ी, हिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि कहाँ से यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वर्ड 1840 में आया, ठीक है। सजेशन ऑफ फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी उसके फॉर्म में आया, ठीक है। फिर मैंने आपको हिस्ट्री पूरी समझाई इस क्लास में। हिस्ट्री के बाद में हमने सिनोनिम्स वर्ड देखे, बुक्स देखी, बुक्स के बारे में एक्सटेंशन की डिफिनेशन हमने डिफरेंट पढ़ी थी, और डिफिनेशन के बाद में हमने जो पैराडाइम था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का वो हमने पढ़ा था, 4 थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एडवाइजरी वर्क और आपका लास्ट था फैसिलिटेशन ऑफ द एम्पावरमेंट, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस पढ़ा हमने और स्कोप इसका पढ़ा, अप्रोच हमने एक्सटेंशन के पढ़े, फिलॉसफी भी हमने एक्सटेंशन की पढ़ी, प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, टोटल 11 यहाँ पे देखने को मिले थे। शूटर हमने पढ़ा पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। फिर हमने जो डेल ने मॉडल दिया था कोन ऑफ एक्सपीरियंस, इसको हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने दोनों में डिफरेंस पढ़ा, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग किसके द्वारा दी गई, 3 साइंटिस्ट थे। फिर हमने एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में पूरा डायग्राम पढ़ा। इसके अलावा एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में क्या क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट करेंगे, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव करेंगे, प्रोवाइड करेंगे प्लान ऑफ वर्क, एक्सटेंशन प्लान करेंगे, एवल्यूशन करेंगे और रिकंसिडरेशन करेंगे, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज फिर हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। अब जो भी स्टूडेंट को अगर कुछ भी ऐसा क्लास में आज को आपको प्रोवाइड किया गया है और समझ नहीं आया है तो आप एक बार बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो होमवर्क आपके लिए रहेगा आज की क्लास, आज और जो हमारा कल है, इन दोनों को आपको पढ़ के आना है, ठीक है, एकदम पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है। और कल हम डिस्कस करेंगे अपना एक नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू। आपका अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। लास्ट की 2 स्लाइड, अच्छा इसकी बात कर रहे हो आप लोग, लास्ट की 2 स्लाइड करवा देते हैं, ठीक है। आप रुके रहना, मैं करवा दूंगा, बस 2 मिनट चाहिए मुझे। ठीक है, इसको आप देख लो। बेसिकली एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग से जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे फ्रेम होता है समझ लो। या तो आपसे पूछ देगा कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, स्टार्टिंग मतलब कलेक्शन ऑफ फैक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ फैक्ट करेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्ट करेंगे। फिर हम उसको सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे, सिचुएशन कैसी वहां पे है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, रूट कॉज क्या है किसी भी समस्या क्या। फिर हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्टिव हमारे क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेस में आगे ये प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे हम प्लान नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्शन फैक्ट कर रहे हैं, एनालाइज सिचुएशन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। फिर यहाँ से क्या करेंगे, प्रोग्राम में एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ प्लान कर रहे थे, दिमाग में हमारी चीज चल रही थी, लिखित में चल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम में एक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेवलप प्लान ऑफ वर्क होगा, एक्सिक्यूट करेंगे उस प्लान को और इवोल्यूशन करेंगे, मतलब इवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस करेंगे। और अगर सक्सेस हुआ तो सही, सक्सेस नहीं हुआ तो फिर से हम क्या है, रिकंसिडरेशन करेंगे। सर एक बार पढ़, हाँ ठीक है, एक बार कर लेना और हो जाएगा आपको आई थिंक क्लियर। अगर नहीं हुआ फिर कल हम समझ लेंगे इस टॉपिक को। आई थिंक मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसके थ्रू आपको समझ आएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर आपको। चलें ठीक है, कल मिलेंगे फिर आराम से करवा देंगे। अगर फिर से नहीं समझ आ रहा फिर बताना, फिर 3 बार समझा देंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आप सभी लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। कोई टॉपिक या कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप आइए क्लास में, सबसे पहले जो हमारा 5 मिनट रिकैप रहता है उसको हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।